बाजार में है आज भरपूर एक्शन का दिन। शुरुआत मजबूती के साथ, उसके बाद आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार। क्लोजिंग क्या कुछ अहम लेवल्स के ऊपर हो पाएगी, ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आखिरी 1.5 घंटे में काफ़ी सारा एक्शन होने वाला है। अनिल जी से उनकी राय भी जानेंगे, देख लेंगे कि किस तरफ मार्केट जा रहा है और कुछ बड़ी बातें भी करेंगे अनिल जी से। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस समय बाजार की 5 बड़ी बातें क्या हैं। निफ्टी बैंक में तकरीबन 500 अंकों का उछाल, हालांकि ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है, फिर भी 20,000 के आसपास निफ्टी बैंक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल्स में अच्छी खरीदारी इस समय आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप देखें तो ऑटो शेयर्स में फिर से रफ्तार आ रही है। इंडेक्स में 3% का बढ़ावा है और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही एफएमसीजी और फार्मा शेयर्स में देखें तो थोड़ा रोटेशन हो रहा है, लगभग 1 से 1.5% की गिरावट आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और रुपया बंद हो चुका है और आज 50 पैसे की मजबूती, 47 पैसे की मजबूती के साथ आपको रुपया बंद होता हुआ दिखा है। तो कल की भारी गिरावट के बाद रिकॉर्ड निचले स्तर से हल्की सी रिकवरी, अच्छी रिकवरी बल्कि आप कह सकते हैं, आज रुपए में आती हुई दिखी है। शो की बात करें तो आने वाले 1.5 घंटे में भरपूर एक्शन आपको मिलने वाला है। आपको बताएंगे कि कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि आरबीआई गवर्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे बड़ी बातें क्या आई हैं और किधर आपको फोकस करना चाहिए। कैसे रहेंगे एचडीएफसी बैंक के नतीजे, कल आने वाले हैं ये नतीजे। आखिरी घंटे में अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। कल की आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी तो सुपर हिट रही, अब आपको क्या करना चाहिए वीकेंड से पहले। एयर टिकट्स पर आपको मिल सकता है पूरा रिफंड, पर क्या सभी टिकट्स पर रिफंड बनेगा, ये कंफ्यूजन हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। किन टिकट्स पर आपको रिफंड मिल सकता है ये बताएंगे। छोटा ऑप्शन, बड़ी कमाई की स्ट्रैटेजी आपको दी जाएगी। साथ ही रियल एस्टेट शेयर्स में जो तेजी आ रही है उसकी वजह क्या है। और 3:20 को अनिल जी आपको अपनी आखिरी स्ट्रैटेजी देंगे 2 दिन की छुट्टी से पहले। अनिल जी, बाजार के एक्शन से शुरुआत करते हैं। यूजुअली हम देखते हैं सर कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज होता है। इस अनाउंसमेंट से पहले बहुत सारा एंटिसिपेशन था मार्केट में, थोड़ा मार्केट गिरा भी पर संभला हुआ है सर। उन लेवल्स के से नीचे नहीं गया जो हम लेवल्स आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर बात कर रहे थे, उसके बाद में बात कर रहे थे, लगभग उन्हीं लेवल्स पर है सर। तो दीप, ये सेल ऑन न्यूज नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ऑन न्यूज हुआ है। हल्की मुनाफा वसूली है और वो राइटली सो। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज आप समझिए, मुनाफा वसूली क्यों है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, 2 दिनों बाद आप सोमवार को आएंगे। इस तरह के माहौल में अभी भी ठीक है, लोगों का डर वो 2-3 हफ्तों वाला, मार्च वाला नहीं है। जो मार्च में हम डरते थे हर फ्राइडे को, वैसा डर सोमवार का नहीं है। लेकिन फिर भी 2 दिन की आप वोलेटिलिटी या फिर वो एक जो रिस्क होती है ना वीकेंड वाली, वो तो कम रखना ही चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 9,100 9,300 हम लगातार कह रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग की ये बढ़िया रेंज है। आज तो गैप से खुले, तो वहां पर सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी भी है। तीसरी बात, आप अमेरिका बहुत अच्छा रहेगा आज। 800-900 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर की तेजी को आप मानकर चल रहे हैं। अब इतना भी नहीं है कि 900 पॉइंट वाला डाउ 1500 हो जाए, इतना मानने वाले भी बहुत कम होंगे। तो 900 वाला 500 हो जाए तो फिर सोमवार को हम क्या सोचेंगे। तो वो एक मन में रहता है ना कि भाई ऑलरेडी आप बेस्ट चीज डिस्काउंट करके चल रहे हो। फिर उसके अलावा कल के सेशन में आप देखिए, एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े नहीं थे। ये सारी चीजें ऐसी है जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इन सब के साथ आपको पॉजिटिव चीजें नहीं भूलनी चाहिए, और वो पॉजिटिव चीजें बहुत बढ़िया हैं। क्या है? करेंसी अभी भी आपने दिखाया, इतनी मजबूती के साथ रुपया 47 पैसे ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो कल जितनी कमजोरी थी उससे कहीं ज्यादा मजबूती आज करेंसी मार्केट में आई है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये देखिए कि बाजार का टेक्सचर तो बहुत साफ है। बाजार हर लेवल से रिकवरी करने की या रुकने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पहले ये होता था, फॉल बहुत शार्प आता था, हर बुरी खबर पर आता था। अब फॉल आता भी है तो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आता है, एकदम शार्प तेजी से, कि मतलब किसी को जल्दबाजी है बेचने के, अभी बेच दूं नहीं तो भाव नहीं मिलेगा। वैसी स्क्रीन नहीं है बिल्कुल भी। बेचने वाले को कोई जल्दबाजी नहीं है, और अगर वो बेचना चाहता है तो उसकी जो भी क्वांटिटी है वो कोई न कोई खरीदने को तैयार बैठा है, ये स्क्रीन बता रही है। लेकिन हाँ, हर एक लेवल पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे देखें। एक तरीका ये है कि ऊपरी स्तरों से आप ये कह सकते हैं 150 पौने 200 पॉइंट निफ्टी नीचे, और दूसरा ये कह दीजिए कि निचले स्तरों से लगभग 50-75 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी में सिमिलरली आप कह सकते हैं कि लगभग 500 पॉइंट ऊपर से हम नीचे है, लेकिन निचले स्तरों से 200 पॉइंट भी नीचे। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कह सकता हूं दीप, ये अगला 1.5 घंटा मजेदार होने वाला है। आज का सेशन और आज की क्लोजिंग बेहद अहम है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। और अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा आप।
दीप, आज की क्लोजिंग हो सकता है बाजार की चाल बदल दे। तो आज 3:30 तक आपको हिलना नहीं है। क्या वाकई में बाजार की चाल बदलने की तैयारी है? ये आप और हम देखेंगे साथ साथ सब लोग। ये तो बड़ी बात सर कह दी आपने कि आज की क्लोजिंग काफी अहम रह सकती है। तो देखते हैं आने वाला 1.5 घंटा। वैसे सर जैसे आप बात कर रहे थे, निफ्टी बैंक में 70 अंक की रिकवरी भी आई है जब आप अपनी ये बात बता रहे थे सर। अच्छा, और वो रिकवरी कब आ रही है दीप? जब देखिए कि डाउ फ्यूचर्स जो 800 पॉइंट थे अब 750 पॉइंट है, उसके बावजूद रिकवरी आ रही है। मैं कह रहा हूं आपको, देखिए बाजार बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। मजा आएगा 1.5 घंटे की ट्रेडिंग देखने का। बताइए क्या है आज का एक्शन? बिल्कुल अनिल जी, 1.5 घंटे की ट्रेडिंग पर नजर डालते हैं। उससे पहले 2-3 बड़ी बातों की बात कर लेते हैं सर। जो आरबीआई पॉलिसी आई, पॉलिसी नहीं बट आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आए थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट से उसकी बात करते हैं। और आज सुबह अनिल जी भी हमें बता रहे थे कि कौन सी बड़ी चीज है जिस पर फोकस हो सकता है। उसमें आरबीआई ने भी अनिल जी की बात सुनी और हमने देखा कि कुछ एक्शन वहां पर भी आया। तो एक बार आपको बता देते हैं कि आज सुबह क्या अनिल जी ने बताया था और फिर देख लेते हैं कि क्या बड़े अनाउंसमेंट थे आरबीआई पॉलिसी में। इनमें सबसे बड़ा और पहला पॉइंट मेरा ये एनपीए रिकॉग्निशन को लेकर, अगर वो डिले या डिफॉल्ट होती है तो एनपीए की तरह उन्हें माना जाता है। ये मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में आरबीआई गवर्नर साहब को 6 महीने के लिए एनपीए मोरेटोरियम करना चाहिए। 6 महीने तक अगर डिले डिफॉल्ट है तो बैंक्स को जरूरी नहीं कि उसे एनपीए माने। Standard as on 1st March 2020, the 90-day NPA norm shall exclude the moratorium period. अगर मैं कैश रिच कॉर्पोरेट हूं, मैं ओवरनाइट फंड्स में पैसा डालता हूं, कॉल मनी रेट्स ऊपर हैं, आप कॉल मनी रेट्स को कम कर दीजिए। ऐसे समय में आपको करने की जरूरत है, और अगर आप करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। The reverse repo rate is being reduced by 25 basis points from 4% to 3.75%. तो पहली चीज जो हमने आज आरबीआई गवर्नर साहब से मांगी थी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां एनबीएफसीज के लिए मदद की जाए, तो टीएलटीआरओ 2.0 उन्होंने मांग को स्वीकार किया। दूसरी मांग हमारी जो थी कि शॉर्ट टर्म रेट्स आपके कम होने चाहिए, तो जो रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम किए, 0.4% कम किए, इससे ये फायदा होगा कि अब आरबीआई को जो पैसा आरबीआई लेता है उस पर कम ब्याज देगा मार्च से लेकर मई तक की। ये 3 महीनों में अगर कोई एनपीए होते हैं तो इन्हें नियमों में ढील दी जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे अनिल जी ने कहा था। अनिल जी से ये बात डिस्कस करेंगे, उससे पहले पूजा से बात कर लेते हैं। पूजा, बताइए कौन कौन सी बड़े बातें थी जो आज आरबीआई गवर्नर ने कहीं, इसका क्या इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है, कौन से बड़े फोकस थे? जी दीपाली, तो थोड़ी देर पहले आप इसको पॉलिसी कह रहे थे, ये पॉलिसी ही आ गई एक तरीके से, क्योंकि जो स्टेटमेंट भी आया आरबीआई का वो पढ़ के भी यही लग रहा था कि बड़े पॉलिसी मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं। और फोकस जो था, ये जो भी अनाउंसमेंट हुए उसका फोकस यही था कि बैंकों को, एनबीएफसीज को एक बड़ी पूंजी का सपोर्ट दिया जाए और आने वाले जो भी बड़े स्लिपेजेस और डिफॉल्ट होने वाले हैं उसके लिए बैंकों को पूरी तरह से तैयार करने की आज कोशिश की गई आरबीआई की तरफ से। कुछ बड़े जो अनाउंसमेंट हुए उसके मायने क्या है वो हम आपको एक एक करके सेगमेंट वाइज बता देते हैं। पहले तो लिक्विडिटी की घोषणा को लेकर जो भी अनाउंसमेंट हुआ है उसमें टीएलटीआरओ यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रिफाइनेंसिंग ऑपरेशन, इसके तहत करीब 50,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। और आरबीआई ये भी कह रही है कि इस जो अमाउंट है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए किया है, क्योंकि उनका कहना है कि बैंकों के पास जैसे ही ये पूंजी आए 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें ये पूंजी एनबीएफसीज में निवेश करनी पड़ेगी। 50% यहाँ पर पूंजी यहाँ पर छोटे मझोले एनबीएफसीज को देनी पड़ेगी। इसके अलावा 50,000 करोड़ की रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी भी चालू की गई है। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को भी एक बड़ी रकम मिलेगी, जिसका कि सीधा फायदा यहाँ पर एनबीएफसीज और एमएफआईज को मिलेगा। तुरंत एक लिक्विडिटी सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और बैंकों का भी जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी 100% से घटाकर 80% कर दिया है। तो एक बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पर आते हुए दिखेगी सिस्टम में। रिवर्स रेपो रेट 0.25% से घटा दिया है। इसके मायने हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बैंकों को प्रतिदिन कुल करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा आरबीआई के पास पार्क करना पड़ता था, उनके पास रखना पड़ता था। अब ये जो
कमी आई है, कटौती हुई है, इसके चलते बैंकों के पास फिर से एक अतिरिक्त पूंजी आ जाएगी और कटौती के बाद उनके पास एक अतिरिक्त कैपिटल हो जाएगा जिसको कि वो आगे अपने ऑपरेशंस में या लेंडिंग ऑपरेशन में कैपिटल सपोर्ट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। एनपीए मैनेजमेंट के लिए क्या घोषणा हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर 1 मार्च से 31 मई के मोरेटोरियम में वो जो एनपीए के नियम हैं 90 दिन वाले वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे, मतलब वो सेव कर दिया गया। एनपीए के फ्रंट पर ये राहत दी गई है कि उसको एनपीए नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके सामने होने वाले डिफॉल्ट और स्लिपेजेस को नियंत्रण में रखने के लिए ये जो भी अकाउंट्स हैं मोरेटोरियम के अंतर्गत हैं उसके सामने बैंकों को 10% प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी। अब इसको इस तरह से समझ लें कि आगे आने वाले जो स्लिपेजेस होंगे या बड़े डिफॉल्ट हो सकते हैं, बैंक ये जो प्रोविजन अभी रखेगी उसको आने वाले समय के लिए एडजस्ट कर सकती है। ये घोषणा हुई है आरबीआई की तरफ से। रेजोल्यूशन प्रक्रिया 210 दिनों की अवधि दी गई थी। रेजोल्यूशन प्रक्रिया अगर ऐसा नहीं होता था तो बैंकों को 20% की अतिरिक्त प्रोविजनिंग रखनी पड़ती थी। यहाँ पर भी राहत देने की बात की जा रही है और 210 दिनों से बढ़ाकर इसको जो दिन है ये 300 दिनों की अवधि अब कर दी गई है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एनबीएफसीज का एक्सपोजर, इसको लेके भी घोषणा हुई है और यहाँ पर फरवरी की पॉलिसी में दीपांशु आपको याद होगा और इस चीज को अनिल सर ने भी पकड़ा था कि प्रमोटर दिक्कतों के अलावा अगर अन्य कारणों से प्रोजेक्ट में देरी होती है तो वहां पर राहत दी गई थी बैंकों को, लेकिन जब उसका एनालिसिस किया तो इतना बड़ा कुछ फायदा था नहीं क्योंकि ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रमोटर की तरफ से वजह से ही अटके हुए हैं। बैंकों को ये राहत दी गई थी। सिर्फ अब आज की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें एनबीएफसीज को भी इस तरह की राहत दी गई है, लेकिन जैसा कि उस दिन हमने एनालिसिस करके बताया था कि इसका ज्यादा कुछ फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जिसके अलावा अन्य घोषणा हुई है उसमें राज्यों के WMA यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस में 60% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब ये कि सरकार बाजार के बजाय अब आरबीआई से भी पूंजी जुटा सकती है। ये कभी कभी एक जब इसी तरह का कुछ सिचुएशन होता है, क्राइसिस सिचुएशन होता है, तो सरकार के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आरबीआई से कर्ज ले सकती है सस्ते ब्याज दरों पर। इसके अलावा बैंक FY20 के लिए डिविडेंड का ऐलान नहीं कर सकते और अगले अनाउंसमेंट तक डिविडेंड का कोई भी ऐलान नहीं किया जाएगा। तो ये काफी सारे मेजर्स हैं जो आने वाले समय के लिए भी आरबीआई चाह रहा है कि बैंक तैयार रहें और लिक्विडिटी सपोर्ट भी काफी ज्यादा कोशिश की गई है आरबीआई की तरफ से देने के लिए। बिल्कुल, तो ये थे आरबीआई की तरफ से बड़े ऐलान। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। अनिल जी, जो आज आपने सुबह भी बात करी थी कि जो मनी मार्केट्स में कॉल ऑप्शन रेट्स हैं वहाँ पर कटौती होनी चाहिए, रिवर्स रेपो काटा है 0.25% से और एक तरह से बाजार इसको मान रहा है कि ये एक तरह का इनडायरेक्ट रेट कट ही है क्योंकि इस समय रिवर्स रेपो बहुत बहुत ज़रूरी है, इससे लेंडिंग भी होनी चाहिए। तो सर, एक तो बहुत बहुत बधाई कि आपने जो बोला लगभग वैसी कदम आते हुए दिखे। एनपीए रिकग्निशन पर भी टाइम मिल गया है एक्स्ट्रा, और दूसरा इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सर? एक्चुअली ना इस बार थोड़ा टाइम कम मिला दीप है, मतलब अंदाज नहीं था कि गवर्नर साहब इतनी जल्दी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अंदाज ये था कि शायद सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से कोई पैकेज आए कि जिसका लोग काफी दिनों से जिक्र कर रहे हैं। हालांकि हम ये कह रहे थे कि अभी कोई इतना जल्दी पैकेज आने की बात नहीं है, लेकिन लोग है ना पिछले एक हफ्ते से लगातार 24 घंटे में आ रहा है, आज आ रहा है, 48 घंटे में आ रहा है, कल आ रहा है, ये सब चल रहा है, लेकिन वो पैकेज अभी तक तो आया नहीं है। देखिए, तो फोकस है ना वो पैकेज की तरफ ज्यादा था, आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ कम था। तो जब सुबह पता चला 7 बजे कि गवर्नर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मतलब समय ज्यादा मिला नहीं कि हमें क्या क्या चाहिए मांगने के लिए। हालांकि वो तो पहले से डिसाइड कर ही चुके होंगे कि उन्हें क्या देना है। तो पॉइंट यही है कि इसीलिए हम ये कह रहे थे कि 2-3 चीजें करनी बहुत जरूरी जो अच्छी की है कि आप एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ाइए। अगर वो नहीं करेंगे ना तो अगर हम ये सोच लेंगे कि एमएफआईज और एनबीएफसी इनको बचाना थोड़ी सरकार या आरबीआई का काम है। देखिए, बैंक्स बचाना आपका काम है, ये आप जानते हैं, लेकिन बैंक से जुड़े हुए जो लोग हैं अगर वो नहीं बचेंगे तो बैंक कैसे बचेगा? समझिए, मैं कस्टमर हूं, मैं बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं और अगर आप मेरे इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं बैंक में क्यों जाऊंगा? और मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा तो बैंक लोन कहां से देंगे? अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं, आप मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो बैंक लोन देगा किसको और मैं लूंगा क्यों? उसी तरह से एनबीएफसीज को बैंक फाइनेंस करते हैं, बैंक से वो पैसा लेते हैं। अगर एनबीएफसी की समस्याओं का आप ध्यान नहीं रखेंगे और एनबीएफसी अगर बैंक को अपने लोन टाइम से नहीं चुका पाएगी तो ये दिक्कत तो बैंक की भी आनी है ना। तो अगर आपको बैंकों को बचाना है तो बैंकों से जुड़े हुए सभी लोगों की समस्याओं को सोचना पड़ेगा और ये सोचने की कोशिश आरबीआई ने की है, ये अच्छी बात है। तो पहली चीज तो ये कि उनके लिए एडिशनल फंड 2 LTRO, टारगेटेड LTRO जिसको बोल सकते हैं 2.0 वर्जन, वो उन्होंने लॉन्च किया 50,000 करोड़ का, वो अच्छी बात है। उसके अलावा
जो रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, ये एक अच्छी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो काम किए हैं वो गवर्नर साहब ने बहुत अच्छे किए हैं, इंपैक्ट आएगा। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया बात जो दीप लगी वो आखिरी सेंटेंस था उनका कि हम और कुछ करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि खत्म हो गया, 2 बार कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। तो यानी कि अभी भी कुछ करने की, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, जगह है। तो उम्मीद रखिए और कुछ आएगा। मैं भी लिस्ट बनाना पहले से ही शुरू कर रहा हूं कि और अब क्या क्या चाहिए गवर्नर साहब से। तो हम बनाकर तुरंत उनसे मांग करेंगे कि अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जब करने आए तो उसका एजेंडा भी हम बनाएं कि हमें क्या क्या चाहिए। उम्मीद करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली कल किया, तो शायद गवर्नर साहब के लिए बहुत लेट था कि उस पर वो रिएक्ट करें और कुछ ये कहें कि जो लोग परेशान कर रहे हैं छोटे लोन लेने वाले लोगों को, ये मोबाइल ऐप वाली कंपनियां जो लोन देती है मोबाइल ऐप से, तो उनके लिए उन्होंने आज कुछ कहा नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से चीन से आने वाले निवेश पर हमने मुद्दा उठाया, तुरंत 3 दिनों में सरकार की तरफ से उस पर रेस्पॉन्स आया कि चीन से आने वाले पैसे पर नजर रखिए। उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से भी बहुत जल्दी तुरंत प्रभाव से इस बात पर कुछ न कुछ गाइडलाइंस या कुछ न कुछ दिशा निर्देश बहुत जल्दी आएंगे इन कंपनियों को कि भाई संभलिए, सावधान रहिए, इस मुश्किल भरे वक्त में आप लोगों को परेशान मत कीजिए। मेरी गवर्नर साहब से भी निवेदन है, आरबीआई से भी निवेदन है, वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय से निवेदन है, और मेरा निवेदन है सारी मोबाइल ऐप के जरिए या फिर ये छोटे लोन बांटने वाली कंपनियों से भी कि प्लीज थोड़ी सी मानवता दिखाइए। इस वक्त लोगों को परेशान मत कीजिए। ये सारे लोग बाय नेचर पैसा देने की नीयत रखते हैं, ये चोर नहीं है, खाकर भागने वाले नहीं है। 10-20 हजार रुपए लेकर कोई अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। मुसीबत में ये लोन लेते हैं, इस मुसीबत में आप उनका साथ दीजिए। आप वैसे भी बहुत कमा रहे हैं उनसे, अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, पेनल्टी ले रहे हैं। प्लीज 2-3 महीने रुक जाइए। एक बार जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, ये सारे लोग आपको आकर पहले आपका पैसा चुकाएंगे। ये मेरी अपील उन सभी लोन लेने वाले लोगों से भी है कि अगर आपको कोई रियायत दे तो आपकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि सबसे पहले जाकर जब सिचुएशन ठीक हो आप पहले उनका पैसा चुकाएं। तो प्लीज ये थोड़ा सा बुरा वक्त है, हम सब मिलकर साथ में निकाल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिगुल बजाने का वक्त है। 2 बिगुल बैक टू बैक आ रहे हैं मेरे लिए, और सबसे पहले है कुणाल जी राकेश जी का चार्ट कॉर्नर, और उसके पीछे सैटेलाइट एक अंतरिक्ष में जाने को है तैयार। बताएं सर। अनिल जी, कॉल से पहले एक अपडेट है। सुबह हमने सुमितोमो केमिकल एल्गो ट्रेड में रिकमेंड किया था, डेज हाइस पे चल रहा है, होल्ड की राय है। हमने आज का पहला टारगेट 235 का दिया था, उन टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए, और कोई इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहता है तो डिलीवरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है 275 के टारगेट के लिए। और अभी जो चार्ट कॉर्नर कॉल है अनिल जी, वो है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पर, बेहतरीन टेक्निकल रिवर्सल है। इक्विटास को देखें तो 16-17% ऊपर है, और उज्जीवन भी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, और ये स्टॉक 200 के लेवल्स को टापने की तैयारी कर रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको हम स्प्लिट डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, यानी कि फैला हुआ डबल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेकआउट आया है 179 के ऊपर, और जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि 200 की ओर ये कूच कर रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 172 रुपए पर 172 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट और एकमात्र टारगेट 199 रुपए का होगा। ये कौन सा फैला हुआ डबल बॉटम, ये क्या होता है भाई साहब? अनिल जी देखिए, डबल बॉटम अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डबल बॉटम बना है इसको स्प्लिट डबल बॉटम यानी कि फैला हुआ डबल बॉटम कहते हैं, जिसमें कि काफी वक्त लेकर के डबल बॉटम तैयार होता है। तो इस स्टॉक में भी हमने देखा है कि 1-1.25 महीने तक कंसोलिडेशन हुआ, फिर डबल बॉटम पैटर्न बने, और आज ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ये वाला डबल बॉटम तो हमने पहली बार ही सुना। चलो बढ़िया है। जो डबल बॉटम बहुत टाइम लगा है उसको फैला हुआ। अंग्रेजी में क्या बोला था आपने इसमें, एक बार जरा फिर से स्पेलिंग के साथ बताइए कुणाल जी। अनिल जी स्प्लिट SPLAYED स्प्लिट डबल बॉटम पैटर्न है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। आई चलिए, सुमित जी का सैटेलाइट तैयार।
बताएं सुमित जी, आपका कोई फैला हुआ सिमटा हुआ सैटेलाइट कैसा है आपका? सिंपल स्ट्रेट कॉल है और कल से मैं फाइनेंस स्टॉक बाय में दे रहा हूँ अनिल जी। तो अभी फाइनेंशियल स्टॉक ही आया है रडार पे और स्टॉक बहुत, ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, पोजिशनली कैरी करके भी इसको चल सकते हैं। अगर आज मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग दिया तो अगले हफ्ते ये स्टॉक बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करेगा और आज भी ये स्टॉक अभी अगले 1 घंटे में परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। स्टॉक का भाव चल रहा है 298 से 300 के आसपास। स्टॉक का भाव 298, 299 अभी सीएमपी है। स्टॉक का नाम है कैनफिन होम। कैनफिन होम, ये स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। आज पिछले 10 से 15 दिनों के ऊपर के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 3-4 दिनों के हाई टूटे हैं। स्टॉक के अंदर जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया स्पर्ट दिखाएगा। स्टॉक का ऊपर में 302 का इंट्राडे हर्डल है। जैसे ये 302 का हर्डल निकलेगा उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मेरे को लगता है 320 रुपए से लेके 330 रुपए तक के लेवल कैनफिन होम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से, कैरी ओवर के लिहाज से स्टॉक के अंदर बाइंग करना चाहिए। 12 लाख शेयर के करीब के आसपास का वॉल्यूम है जो कि बहुत बढ़िया और बहुत हैवी वॉल्यूम है। स्टॉक के अंदर सीएमपी में बाय करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 285, 286 के आसपास। 320 और 330 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाए कैनफिन होम के अंदर। ओके, कैनफिन होम्स ये है वो कैश मार्केट का स्टॉक जहां पर सुमित जी की राय है खरीदारी करने की। 298, 300 रुपए की रेंज में खरीदें। भाग रहा है 305-6 हो चुका है। 320 का पहला लक्ष्य बनेगा, 330 का लक्ष्य बनेगा। और ये सैटेलाइट जो कॉल है वो सिर्फ आज बचे हुए 1.5 घंटे 1.25 घंटे के लिए नहीं है, ये कल तक के लिए है, आई मीन सोमवार तक के लिए। लेकिन इसके लिए होनी चाहिए क्लोजिंग बढ़िया। अब वो क्लोजिंग बढ़िया हो रही नहीं हो रही है ये सुमित जी खुद ही बताएंगे 3:20 पर कि इस क्लोजिंग को अच्छा माना जाए या ना। अगर वो कहेंगे अच्छी मानी जाएगी तो आप सोमवार के लिए इस सैटेलाइट को अपनी पास में ही रखिए, अपनी कक्षा में स्थापित रखिए। लेकिन ये है वो कॉल बेहतरीन। लेकिन इस बेहतरीन कॉल की कड़ी में वागले साहब भी पीछे नहीं है, वागले साहब भी तैयार हैं, बिगुल उनके लिए भी। जी वागले साहब बताएं। आपने एक बात कही कि मार्केट्स गिर नहीं रहे, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। सीएससी एक स्टॉक है जो 11-11.5% ऊपर है। मुझे अभी कॉन्फिडेंस है, अभी भी कॉन्फिडेंस है ये 20% तक जा सकता है या मे बी परसों, आज और परसों तक, परसों मतलब मंडे तक ये 600-603 तक जाना चाहिए। 584 के करंट भाव से बाय करिए। 579 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 6 रुपए की रिस्क होगी और अपसाइड आपको 20-22 रुपए मिलने चाहिए। 20-22 मतलब कितना? 600 कितना रखें टारगेट? 3 का मेरा टारगेट है। 603, 606 तक का टारगेट है। 603, 606 का टारगेट। 579, 579 रुपए का स्टॉप लॉस। 584 का टारगेट। ये है आपके लिए सीईएससी में खरीद। 12-13%, क्या बात है। आजकल तो मतलब 10-15% साल भर के रिटर्न स्टॉक्स में एक दिन में आने लगे हैं। पूछिए मत, जो तेजी हो रही है गजब की होती दिख रही है। और इस तेजी के बीच में दीप मैं आपको एक चीज और बता दूं, बस थोड़ी देर में 2:30 बजे के बाद बसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं फोन पर और वो भी हमें अपनी बेहतरीन पिक्स, कुछ नई 2 पिक्स, भाई पैसे वैसे तैयार रखना आप लोग सब, अपनी लिमिट खोल के रखना। भसीन साहब के 2 दमदार कॉल्स आपके लिए आने की तैयारी में है और जब तक भसीन साहब के 2 दमदार कॉल आए 2:30 बजे मुझे अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, डेटा देखना है। तो ओवर टू यू दीप। बिल्कुल सर। और भसीन साहब के आने की तैयारी में देखिए वो आइशर मोटर जो उनका स्टॉक था वो अब 14,500 पर आ गया, तो उनके टारगेट के भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। ये स्टॉक इस समय दिन के हाई पर है 8% की तेज़ी के साथ। भसीन साहब की तरफ से 2 और कॉल्स आने की तैयारी में। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और उससे पहले देख लेते हैं कि कौन से ये अहम ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं और साथ ही स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं जो हमारे फोकस में होने चाहिए। कुछ ट्रिगर्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पर नजर रखिए, कल इसके नतीजे आने वाले हैं, किस तरह के नंबर्स आते हैं। नंबर्स तो खैर इनके अच्छे ही एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि आखिरी हफ्ते में ही लॉकडाउन था पिछली तिमाही के, उसके अलावा तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी रही है। पर आउटलुक और गाइडेंस कैसा आता है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही सोमवार को इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, इस पर भी ध्यान रहेगा। और कुछ एक्टिव कैश स्टॉक्स जैसे कि लिंडे इंडिया, टाटा एलेक्सी और आदित्य बिरला मनी, इन पर भी फोकस रहेगा। और फिर सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू भी करेगी। ये छठा ट्रांच है जब आरबीआई इस बॉन्ड का इशू करेगी, तो वहाँ पर भी नजर रहेगी। सोने के दाम वैसे भी रिकॉर्ड हाई पर हैं, वहाँ से थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। पर इसके अलावा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज मार्केट खुलने के बाद खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं, जान लेते हैं देवांशी से। बताइए देवांशी।
बिल्कुल दीपांशु, आज देखिए एनबीएफसीज के लिए बड़ा दिन है। हालांकि आप देखिए जो आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे, उसके बाद पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखे थे, लेकिन मूडीज की तरफ से बहुत ज्यादा आउटलुक उनका पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक कर दिया था। मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पीएफसी का जो आउटलुक है वो स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के भी जो आउटलुक है वो स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। बजाज फाइनेंस का भी जो आउटलुक है वो नेगेटिव कर दिया है। साथ ही एलएनटी पर नजर रहेगी, जहाँ पे उनको 1000 से 2500 करोड़ के बीच में एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। कैडिला हेल्थ केयर कैंसर की एक नई दवा है जिसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। इसके चलते आज थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा था। ग्रैनुल्स इंडिया, इंडिको रेमेडीज जैसे स्टॉक्स हैं जो पैरासिटामोल के फॉर्मुलेशन या दवाई जो बनाते हैं, एपीआई वाली कंपनीज नहीं, जो फॉर्मुलेशन वाली कंपनीज हैं वो फोकस में है, क्योंकि फाइनली पैरासिटामोल के एक्सपोर्ट्स को जो रेगुलेटर है उनकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इंडिको रेमेडीज ग्रैनुल्स ये पैरासिटामोल को एक्सपोर्ट करते हैं। और टाटा स्टील आपके में, जहां पे एनसीडीज डेट के जरिए 1025 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी की तरफ से बनती हुई दिख रही है, बोर्ड से मंजूरी मिली है। बड़े सौदों में आज एचडीएफसी बैंक, जहां पे सुबह हमने देखा 10 लाख शेयरों के आज कई सौदे हुए, 915 से लेके 920 रुपए प्रति शेयर के बीच में ये सौदे होते हुए दिखे हैं। साथ ही आप देखिए आईटीसी में भी करीब 19 लाख शेयरों के आज सौदे हुए 190 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। और आखिर में वोडाफोन आइडिया पर भी आप नजर रखिए, 3.9 रुपीज से लेके 4 रुपीज के बीच में कई सौदे आज दिन भर में वोडाफोन आइडिया में भी देखने मिलते थे। बिल्कुल, कई सौदे आपको फिर से जो कुछ पिछले दिनों के ट्रेडर फेवरेट रहे हैं, जैसे कि आईटीसी और साथ ही वोडाफोन आइडिया, एनबीएफसीज पर भी फोकस रहेगा। कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से स्ट्रैटेजी आएगी और फिर भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर उससे पहले कुणाल जी, आपसे 2 स्टॉक्स के बारे में बात करनी थी। एक तो मदरसन सुमी, सुबह से थोड़ा क्वाइट था, अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, 8 साढ़े 8% ऊपर है। और कैश में ऑटो एंसिलरीज में मिंदा इंडस्ट्रीज और मिंदा कॉर्पोरेशन दोनों पर ही अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। कोई चार्ट पसंद आ रहा है सर इनमें से? देखिए, मुझे लगता है कि ऑटो एक्सलरीज में दोबारा रिन्यूड एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मदरसन सुमी की बात करें तो मैंने और राकेश जी ने, दीपांशु, इस पे हार्ड कॉर्नर में खरीदारी की राय दी और इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक आपको 95 के लेवल्स भी दिखा सकता है। मौजूदा भाव 89 के आसपास है। आज भी निचले स्तरों से बहुत शानदार रिकवरी मदरसन में देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड करने में हर्ष नहीं है। यहाँ पर एक 85 रुपये का स्टॉप लॉस अब रिवाइज रखें और जिनके पास भी पोजीशन है 93-94 के लक्ष्य रहना चाहिए। और रहा सवाल मिंडा इंडस्ट्रीज़ का, तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन मदरसन के कंपैरिजन में थोड़ा चार्ट कमज़ोर दिखता है। मिंडा अगर 280 के ऊपर क्लोज देता है तब इसमें ज़रूर मजबूती आएगी और 280 के ऊपर क्लोज आने पर मेरी राय में बाय करना चाहिए। ओके, ऑटो एंसिलरी ज़बरदस्त एक्शन में। भारत फोर्ज जो सुबह भसीन साहब ने रेकमेंड किया था, वो भी इस समय 18% ऊपर आपको स्टॉक दिखेगा, तो आज वहीं पर एक्शन है। और आज एक्शन है एनबीएफसीज पर, साथ ही कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। वागले जी ने आज सुबह एचडीएफसी लाइफ की बात करी थी, उसके बाद जय ठक्कर ने आईसीआईसीआई प्रू की बात करी थी। वागले जी, एचडीएफसी लाइफ थोड़ा क्वाइट चल रहा है इस समय, बट हाँ सुबह से पॉजिटिव एक्शन जरूर दिखा रहा है। आईसीआईसीआई प्रू पर कुछ राय है सर? 8% ऊपर है इस समय स्टॉक। व्यू तो पॉजिटिव है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि 365 के लेवल्स, 365 नहीं सॉरी 369 के लेवल्स अगर निकल जाते हैं, राउंड ऑफ करेंगे 370, तो इसमें एक बड़ी वाली मूव की शुरुआत होगी। लगभग 415-420 तक ये 1 से 2 दिनों में जा सकता है, तो 370 के ऊपर ही मैं लूँगा इसको। ओके, पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है आइशर मोटर्स पर। भसीन साहब के टारगेट्स तो आ गए हैं, उसके ऊपर ही जा रहा है। पर नितिन जी, डेज हाई पर आइशर मोटर्स, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 6% ऊपर था, अब 8% ऊपर है। यहाँ पर डेटा क्या बता रहा है सर? देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें बाउंस विथ वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि कम से कम यहाँ से और 600-700 रुपये ऊपर बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट ये बाउंस में ये फर्स्ट डे ऑफ मेजर बाउंस है इस फॉल का, तो पॉसिबल इसको बाय पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और कम से कम ये ऊपर 15,500 की तरफ बिल्कुल जा सकता है, तो ये पोजीशन होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीब आपको देखेंगे तो 14,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 15,500 से 16,000 का टारगेट रखें। ओके, 15,500 से 16,000 का टारगेट रखें आप आइशर मोटर्स पर। ज़बरदस्त एक्शन आपको वहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। आशु जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बस थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी हमारे साथ शेयर करेंगे। आशु जी, जिस तरह का बाजार में एक्शन आ रहा है, बुरी खबर पर नहीं रिएक्ट कर रहा है, अच्छी खबर पर पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है और आज भी अच्छा होल्ड आउट कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बन रही है सर?
दीपांशु, जो स्ट्रैटेजी पिछले दिनों की थी कि सारा का सारा जो ट्रेडिंग बायस था कि स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट की वजह से है तो मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी, मार्केट टिका रहेगा, जिसके चलते बार बार पुट की स्ट्रैटेजी और पुट सेल करने की स्ट्रैटेजी थी। आई थिंक वो मुझे फिनोमिना अभी भी कंटिन्यू दिख रहा है। हालांकि मैं अगेन बोल रहा हूँ दीपांशु कि जो हमने तब भी बोला था कि 92 टू 94 9500 मार्केट जा सकता है, जो हमने पीछे भी देखा था, एक मूव आया था, आज भी देखा वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और टिका हुआ है। लेकिन क्या यहाँ से ऊपर कंफर्ट ट्रेड बनेगा? तो मुझे लगता है कि नहीं बनेगा। यहाँ पे एक ऐसा लेवल है कि यहाँ पे पेशेंस ज़रूर टेस्ट होगी। और मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले दिनों में हमने जिस तरह का अप मूव देखा, जिस तरह के पैसे बाय के ट्रेड में आने लग गए, उसका रीज़न यही था कि अंडर ओन मार्केट एक्सट्रीम पेसिमिज्म से निकल के आया और शॉर्ट कवरिंग का, इसके चलते जो ट्रेड बनना था वो 93 टू 9500 का टॉप लग रहा था, इंटरमीडिएट टॉप बनेगा, जो 2 बार टेस्ट हुआ है, आज भी हुआ है। उसको क्रॉस करना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। तो अगर आप बोले कि 9300 पे कुछ बिंदास होके या कंफर्टेबल होके फ्रेश ट्रेड करना है, तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। टेम्पटेशन ज़रूर होगी, एक्साइटमेंट भी दिखेगी, पॉजिटिविटी भी दिखेगी, बट आई थिंक जो डिसिप्लिन ट्रेड होता है वो यही होता है कि हमें चीज़ें कुछ लेनी है तो अपने भाव से लेनी है। तो जो मोटा ट्रेड है दीपांशु, यही है कि नीचे का जो हायर टॉप हायर बॉटम है दीपांशु, ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। जैसे कल भी अनिल जी से बात हो रही थी, बहुत लंबा प्रोसेस होगा ये बॉटम फॉर्मेशन का, इतनी आसान नहीं होगा। वी शेप रिकवरीज भी होंगी तो उसमें डब्ल्यूज बनेंगे, सिर्फ वी शेप रिकवरी वी नहीं रहेगा। मैंने पहले भी आपसे बात की थी, वो वी शेप में डब्ल्यू भी बनेंगे। हम बहुत सारी पुरानी करेक्शन से ही बात करते हैं। अगर आप 2008 की करेक्शन में भी बात करो तो आज जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिचुलेशन था वो जनवरी या फरवरी 2008 में नहीं आया था, वो सितंबर अक्टूबर में आया था। तो अभी ये बहुत लंबी जर्नी है जो हमें करनी है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग इन स्पेसिफिक स्टॉक्स ट्रेडिंग ज़रूर करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि कैश वॉज किंग, कैश इज़ किंग एंड कैश विल बी किंग। कैश ज़रूर हाथ में रखना चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कैश की FDR बनानी चाहिए, एक्सचेंज में रखनी चाहिए एज ए मार्जिन और ट्रेड करना चाहिए। सो मुझे लगता है ये रहेगा। हैविंग सेड दैट दीपांशु, मेरे पास BTST कॉल भी है, मेरे पास स्ट्रैटेजी भी है शेयर करने के लिए, तो जब भी आप कहेंगे आई विल शेयर विद यू। बिल्कुल आशु जी, आपकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, कुछ स्टॉक्स पे व्यू भी जानेंगे। उससे पहले 2:30 बज गए हैं, तो अनिल जी की स्ट्रैटेजी का बिगुल बजा लेते हैं और जान लेते हैं उनका बाजार पर व्यू क्या बन रहा है। सर, ग्लोबल पिक्चर तो आज अच्छी रही है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सी गिरावट हुई है, बट आप हल्की सी गिरावट कह सकते हैं। अभी भी 650-700 अंक ऊपर ही है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 3% ऊपर वहां पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 2% ऊपर है। यूरोप के सारे ही बाजार मजबूती दिखा रहे हैं। 2.5 से 3% की तेजी आपको यूरोप के बाजारों में इस समय देखने को मिलेगी। एशिया की भी मजबूत क्लोजिंग रही है, 2 से 3% एशिया के बाजारों में भी गेन्स आई हैं इस समय। तो अच्छी सिचुएशन है जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है इस समय। सर बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके लिए सब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आज की क्लोजिंग कहां होती है। तो पहली चीज तो ये कि 9111 के ऊपर क्लोजिंग होती तो वो क्लोजिंग इस बार फॉल की सबसे बेस्ट क्लोजिंग होगी। यानी कि जब आपने 7610 का क्लोज देखा है 24 मार्च को, वहां से अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग आपको 9111 की मिली है। उसके ऊपर क्लोज होते हैं और स्पेशली 9150 के ऊपर क्लोज होते हैं तो अगले हफ्ते के लिए आपको बहुत बढ़िया संकेत मिल रहे हैं। और 9250 के ऊपर अगर आज बंद हो पाते हैं तो फिर तो आप है ना अगले हफ्ते 9500-600 के लिए मिनिमम तैयार हो जाइए। तो मैं आज क्लोजिंग बेसिस पर इंतजार करूंगा। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि जो हमने कल आपको 3:20 पर स्ट्रेटेजी दी थी कि आप एक कॉल ऑप्शन खरीदिएगा, ये एक आपको 9300 का कॉल खरीदने की राय दी थी, 9200 का, और दूसरा 9500 का एक कॉल ऑप्शन बेचने की राय दी थी। मुझे लगता है उसे अभी भी होल्ड करना चाहिए। तो वही स्ट्रेटेजी पर चलें। 9200 का कॉल आपके पास जो पड़ा है 125 में आपने लिया होगा उसे रखिए, और 9500 का एक कॉल जो 45 रुपए में बेचा हुआ है वो रहने दीजिए, अभी कुछ मत कीजिए। फ्रेश अगर बढ़िया और तेजी के संकेत मिलेंगे क्लोजिंग बेसिस पर तो मैं 3:20 पर आपको फ्रेश तेजी करने की राय दूंगा। यही हाल बैंक निफ्टी का है। अब बैंक निफ्टी में है ना 20,000 के ऊपर अगर आज क्लोज होता है तो आपको अब तक की बेस्ट क्लोजिंग, बेस्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ बढ़िया वाली क्लोजिंग मिलेगी, क्योंकि 19,990 तक हम पहुंचे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। तो 20,000 के ऊपर बंद होंगे तो एक क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। तो ये 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपको 21,500 तक का रास्ता साफ करती है। तो बेसिकली आज की क्लोजिंग
आपको आगे के लिए एक रास्ता ये साफ करेगी कि क्या हम अगले हफ्ते बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चूंकि अब आपको अगले हफ्ते के लिए आज से ट्रेड करना है, ये हम क्लोजिंग पर देखेंगे। तो 3:20 पर मुझे लगता है मैं आपको एक बढ़िया स्ट्रेटेजी दूंगा जहां पर आप खरीदारी कर पाएंगे। ओके, 3:20 पर एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आएगी। वैसे आप कल की स्ट्रैटेजी अभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कल क्लोजिंग में अनिल जी ने आपको दी थी। 9,200 का एक कॉल खरीदना था और 9,500 का एक कॉल बेचना था। 80 रुपये आपकी कॉस्ट आ रही थी स्ट्रैटेजी के, वो उसके साथ आप अभी भी बने रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी देखिए 21,500 के ऊपर अगर आता है तो फिर एक अच्छा रास्ता बन जाएगा। जी सर, और आज सुपरहिट कॉल्स देने वाले संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो भसीन साहब के लिए बिल्कुल। भसीन साहब, पहले तो आपका एक भारत फोर्ज का कॉल ओपन है, उसका अपडेट दे दें, और दूसरा नया क्या आपका खरीदारी का इरादा है वो बताएं। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए, कल आपका आइशर मोटर क्या स्टार परफॉर्मर रहा है। अगर वो 200 रुपये और बढ़ जाए तो इट विल बी 10% अप फ्रॉम यस्टरडे। तो टचवुड हमारे सारे 10-10, 12% वाले मूव आ रहे हैं। अपोलो टायर, चोलामंडलम, हिंदुस्तान जिंक, आइशर। तो आई थिंक गोइंग इज गुड। और अभी भी पेसिमिज्म बहुत ज्यादा है। तो जैसे आपको कहा, अगले हफ्ते से आई वुड बी अगेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और ये सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल आ गया है, तो लुक फॉर 10,000 ऑन द निफ्टी। अब आप 2 कॉल दे रहा हूँ, 2 की जगह 3 ही दे देता हूँ आपको। देखिए, आज ऑटोज में बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट आ रहा है और ऑटोज में काफी उतार चढ़ाव देखा है। आज हमारे पे न्यूज भी आई है कि बजाज ऑटो एंड आइशर एंड हीरो विल बी स्टार्टिंग ग्रेजुअल प्रोडक्शन फ्रॉम 20th ऑनवर्ड। और ऑटोज के लिए मेरे को लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड। आइशर मोटर के जो मैनेजमेंट है वो वेरी कॉन्फिडेंट, जो 2 दिन पहले बात हुई है। तो यहाँ पे मुझे महिंद्रा बहुत अच्छा लगता है। महिंद्रा विल बी प्रॉक्सी टू extremely good Rabi output and a very good monsoon which is also forecast. 358-60 का भाव है, 385 to 395 ये टारगेट होना चाहिए महिंद्रा का बाय द नेक्स्ट वीक। So I think महिंद्रा fits the bill perfectly to add over here on the auto side. दूसरा शेयर होएगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का आपको पता है बेस्ट कासा डिपॉजिट, और जितना आपका एनआरआई रेंज होता है फ्रॉम केरला, दैट मैक्सिमम गोज इनटू फेडरल बैंक। और अभी जो आपको और दी गई है, फेडरल बैंक विल बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दैट। 44.5 का भाव है इसका। मेरे लिए टारगेट 48 to 49 होना चाहिए इन द नेक्स्ट वीक to 10 days. So that would be a second pick. और थर्ड would be again an auto pick, मारुति has weathered the storm और मुझे लगता है सेकेंड हाफ will be very good। और यहाँ प्राइस परफॉर्मेंस इज गिविंग अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। तो ये 53, 53.5 का भाव है। आई वुड से अगर आप रखना चाहें तो 51.5 का स्टॉप लॉस रखिए एंड लुक फॉर अ टारगेट क्लोजर टू 59 to 6,000। ओके, 5,900, 6,000 का टारगेट रखें मारुति के लिए। और अभी चल रहा है मारुति 5330 के आसपास। तो 3 बेहतरीन कॉल हैं भसीन साहब की तरफ से। M&M 358, 360 के आसपास खरीदिए। M&M का टारगेट सर क्या बताया, एक बार फिर से बोलेंगे? 385 से 90। 385 90। ओके, M&M यहां पर खरीदारी कर लें। फेडरल बैंक 44.5 के आसपास खरीदिए, 48-49 रुपए का टारगेट है। मारुति आप खरीदिए 5,900, 6,000 के टारगेट के लिए। भसीन साहब, एक चीज और बताइए कि इसमें बड़ा मोटा पैसा आ रहा है आपके आइशर मोटर्स वाले में, तो उसमें बुक कर लिया जाए और भारत फौज को कैरी करें? अरे नहीं सर, आइशर मोटर तो वापस जाएगा 20,000। अब मैं आपको इमीडिएटली नहीं कह रहा, इमीडिएट तो 15.5-16, बट आइशर मोटर इज द बेस्ट स्टॉक टू ओन। तो मैं 20,000 से कम इसको बेचूंगा ही नहीं। आई मीन आई वुड एडवाइज। और अगर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो तो आपको लेवल्स मिले ही जा रहे हैं। और भारत फोर्ज ने तो आज आपको मौका दिया। देखो आइशर को मदरसन सुमी ने क्या किया है, आपको कोई भी डिक्लाइन नहीं मिला लेने की मौका। तो वही 300-310 का टारगेट है और उसको अगर वहां अचीव होएगा देन वी मे अप द टारगेट ऑन दैट। So OEMs and autos will be the best proxy, I think, for the second half of April. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आपसे फिर बात होगी सोमवार को। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगे कि एक बार फिर से जुड़ने की जरूरत है तो अभी 1 घंटा बाकी है, मुलाकात फिर से कर लेंगे। तो ये है भसीन साहब की तरफ से 3 बेहतरीन पिक। ऑटो स्टॉक्स पर भसीन साहब हो रहे हैं बुलिश। नितिन जी का पीसीआर आ रहा है और आशीष सर भी तैयार है अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। लेकिन एक बार जल्दी से पहले बिल्कुल वागले साहब के लिए BTST का
बताएं सर। अनिल जी, इंडिगो में मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 1090 का करंट भाव है, मैं यहीं पर बाय करने की सलाह दूंगा। मुझे 1110 तक के 20 रुपए की अपसाइड मुझे दिखाई देती है, और आपको स्टॉप लॉस 7 रुपए का रखना होगा 1081 1082 का। क्या एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से दोहराएं जरा वागले साहब। 1081 का स्टॉप लॉस अनिल जी, और 1110 का टारगेट, 30 रुपए 20 रुपए का टारगेट। ओके, 1110 रुपए का टारगेट, 1081 का स्टॉप लॉस। स्टॉक है मजबूत 7% और 13% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। तो ये है वागले साहब का कॉल। अगला कॉल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा जो स्टॉक था वो 50-60 रुपए भाग गया है। हमारा स्टॉक वर्लपूल था तो उसको ड्रॉप कर रहे हैं अनिल जी, काफी बढ़ गया है। बट हाईलाइट कर देते हैं अनिल जी, एक तो एल्गो ट्रेड है, एक ब्रेकआउट था, और दूसरा अनिल जी एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे ज्यादा जो डिमांड आएगी वो आएगी डिश वॉशर्स की। तो ये स्पेस पे भी नजर रखनी चाहिए, बट ये कॉल हम ले नहीं रहे हैं, तो खोज जारी है। जैसे ही दूसरा एल्गो ट्रेड मिलेगा तो उसको हाईलाइट करेंगे। ओके, खोज जारी रखिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है, खोज करते रहें। एल्गो ट्रेड में यही है कि थोड़ा मिस हो गया तो भाग जाता है शेयर जल्दी से। ओके, आशु सर के लिए बिगुल, पहले उनकी स्प्रेड स्ट्रेटेजी का और उसके बाद नितिन जी देंगे अपना पीसीआर। बताएं सर। अनिल जी, एक तो फार्मा जो है वो स्टेबल सेक्टर है, और अभी भी क्योंकि आज फाइनेंशियल्स और बाकी चीज़ें एक्शन में हैं तो थोड़ा सा उसने ब्रीदर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे पीछे करके फार्मा फिर ऊपर चलेगा। और मुझे लगता है कि अनिल जी, जो बाकी सब स्टॉक्स की तो बात चली रही है, बायोकॉन है, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी स्टीम अभी बाकी है। ये एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है। थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो भी क्रॉस करेगा। तो बायोकॉन को अनिल जी सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए, BTST या थोड़ा सा पोजिशनल, और मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा अप मूव आ सकता है। स्टेबल स्टॉक है, और आने वाले टाइम में जिस तरह की न्यूज़ फ्लो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा मूव मिल जाएगा। तो मुझे लगता है बायोकॉन को अनिल जी लॉन्ग करके चलना चाहिए। ओके, और टारगेट कितना रखना है सर? अनिल जी, टारगेट तो जब तक अगर अच्छा नहीं हो तो कोई 2-5 रुपए का टारगेट तो रखना नहीं चाहिए। अब वो बात अलग है, कुछ लोग इंट्राडे बुक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा इंट्राडे के फेवर में नहीं रहता हूँ। मुझे तो लगता है थोड़ा पोजीशन रखना चाहिए, बट ये तो आपका सबका अपना प्रॉफिट एपेटाइट है, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अनिल जी, एक स्प्रेड भी है, मैं देना चाहूँगा। आशु सर, वो प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम क्या है आशु सर? वो आप बोलते हो पोजिशनल, और आपका पोजिशनल वाला काम हो जाता है इंट्राडे में। अब मुझे एक बताओ, आपने 355-56 पे बोलना शुरू किया, 360-61 हो गया, अब 2-5 रुपए और बढ़ जाएगा, बंद होते थे 10 रुपए हो जाएगा, तो कोई इंट्राडे प्रॉफिट क्यों नहीं लेगा? मुझे बताओ। अनिल जी, इसलिए मैं ना भाव बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो भाव से ना मतलब एक अपनी थ्योरी है, या एक नहीं वो है कि मैं बोलूँ और बोलते बोलूँ कि 5 रुपए बढ़ गया, 7 रुपए बढ़ गया, तो मतलब मैं उसको ना उस प्रॉफिट को जेन्युइनली प्रॉफिट मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जो एग्जीक्यूट करके तसल्ली से ले पाए उसके लिए होता है। सो समहाउ अनिल जी, मेरा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि मैं प्राइस बोलता ही नहीं हूँ। जो करंट प्राइस है, जिसमें लिया उसने ही वो लिया, वो उसका प्राइस है। सर, असली प्राइस तो वही है ना जिसने किसी ने लिया। मेरे बोलने वाला प्राइस नहीं है, आपके लेने वाला प्राइस है सर, मेरे हिसाब से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये एक्चुअली है ना, ये बहुत बड़ी चीज है जो आपने कही। नहीं तो जनरली ये होता है कि ये पूरा है ना, मतलब आजकल ऐसा हो गया कि गेम में वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का है, मतलब बोला और जो बढ़ गया फटाफट लेना। कई बार ऐसा होता है लोगों के हाथ में आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, तो फिर स्टॉक बढ़ भी जाता है। तो ये बात भी ठीक है जब आप पोजिशनल ट्रेड देते हैं और जिस तरह से देते हैं, लेकिन बात वही है, भले आप बोले ना भी प्राइस, लेकिन जो फॉलोइंग है वो आप देख सकते हैं। आशु सर, देखिए मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं, 355 वाला 362 रुपए, 62.5 रुपए, ये है कमाल आपकी पिक का भी। भले आप आराम से लेने के लिए लोगों को बोलते हैं,
लेकिन आपके बोलने के बाद लोगों को चैन तसल्ली है नहीं, जल्दी से लेना है और ऐसा ही लेना है। नीतीश जी का पीसीआर भी लेंगे, उससे पहले आपकी एक और स्ट्रेटेजी है आशु सर। अनिल जी, हाँ बिल्कुल है अनिल जी, मुझे एक दो बातें और करनी है। सिंस आपने ये टॉपिक छेड़ा तो मैं इसके एक्सटेंशन में बोलूंगा। अनिल जी, एक्चुअली क्या कि अगर किसी ने 361 पे ले लिया 2-3 मिनट बाद और 350 आ जाए तो मैं बोलूं कि वो तो बेचने का रेट था, लेने का नहीं था। आई थिंक दैट्स नॉट, मुझे आपको पता कि मैं रिटेल से ना बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ हूं और मैं एक जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है ना उसके हिसाब से, क्योंकि मैं क्लाइंट्स भी हैंडल करता हूं, मेरे पास रिसर्च टीम भी है, हमारे पास सब कुछ है, मतलब एक प्रैक्टिकली मैं अपने आप को क्लाइंट मानता हूं कि क्या प्रैक्टिकल चीज़ हो सकती है। सो अनिल जी, वो प्रैक्टिकलिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, मेरी बैलेंस शीट पब्लिक बोलनी चाहिए, ना कि मैं बोलना चाहिए कि नहीं मैंने ऐसा कहा था। सो अनिल जी, अगर किसी ने 360 में भी लिया तो मैं उसको कभी ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैंने तो 355 में बोला था, क्योंकि मेरा 5 रुपए वाला चीज ही नहीं है। तो एक एंगल ये है। अनिल जी, दूसरी चीज बिफोर स्प्रेड में आपको कहना चाह रहा था, कल हमारी बात नहीं हो पाई, आपका जो शो था वो बहुत ही सुपर हिट था। शो का सुपर हिट में अनिल जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जिस टाइम पे किया आपने, इस वक्त जो टाइम चल रहा है, तो ये इतना बड़ा सेंसिटिव इशू था और उस सेंसिटिव इशू को ऐसे टाइम पे एग्जीक्यूट करना, जिस तरह से आपने शो पूरा प्रिपेयर किया। सो अनिल जी, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू, इट्स आई मीन लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर दैट शो, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो आपने टच किया इन द करंट सिचुएशन। नहीं, थैंक यू सर। अनिल जी, एक मेरा स्प्रेड है, पॉइंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि उठाया। देखो मैं आपको बोलता हूँ, एक मिनट आप ट्रेड बताएं, लेकिन उससे पहले आपने जो बोला उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आशीष, मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, मुझे और मेरे काम के बारे में लोग वैसे सब ऑब्जर्व करते हैं, सारे कुछ चीजें ऐसी आप निकालते हो ना जो शायद कोई नहीं निकालता है। जैसे मैंने जब वो बेस बॉटम फॉर्मेशन वाली स्टडी की तो आप अकेले आदमी से बोले कि ये 9 दिन का फॉर्मूला कहाँ से लेके आए, ठीक है। सेम कल आपने एक चीज जो टाइमिंग वाली बात की और एग्जैक्टली इस शो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग ही थी। अगर ये शो लॉकडाउन पीरियड में नहीं हो रहा है, यही आमतौर पर मैं आपको बताऊं, जब मैंने ना ऑपरेशन मार्केट माफिया किया था 2.5-3 महीने लगाए उस स्टिंग ऑपरेशन को करने में। अब इस वक्त मेरे पास समय की वो लग्जरी नहीं है कि मैं आराम से टाइम लगाऊं और धीरे धीरे अच्छे से बना के इसको करूं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में मुसीबत तो आज है। जिन लोगों को पेनल्टी पर डे और पर घंटे की 2% देनी पड़ रही हो, उसको मैं कहूं कि मैं आपको 15 दिन बाद में आपको रिलीफ दिलवाता हूं, तो वो कोई फायदा ही नहीं है। वहां लोग वेंटिलेटर पे हैं एक तरह से, और आप ये कहें कि मैं 2 दिन बाद आके आपका चेकअप करूंगा, तो फिर मतलब क्या है। तो सिमिलर सिचुएशन है कि इसको हमें बहुत जल्दी करना था। तो जो आपने ये प्रशंसा की है कि हमने इसको टाइमली किया है, मैं ये पूरी की पूरी क्रेडिट मेरी टीम को ट्रांसफर कर रहा हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत की है। लॉकडाउन पीरियड में भी वो इस तरह के माहौल में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ऑफिस आए, उन्होंने पूरा शो बनाया, एडिट किया, इस लायक बनाया कि वो ऑन एयर कहीं कोई आपको पता भी न चले कि मतलब इतना फास्ट बना है, परफेक्ट शो गया है। तो ये पूरा का पूरा कमाल टीम का है। तो आपकी तरफ से मैं टीम को एक बार फिर से बधाई दे देता हूं। अब आपकी स्प्रेड दीजिए सर। अनिल जी, मुझे लगता है कि जो स्प्रेड है, देखिए मार्केट में पकड़ है, डेफिनेटली है। मैं फिर भी मानता हूं कि मुझे लगता है कि 100-200 पॉइंट की करेक्शन ज़रूर यहां से मिल सकती है और हम 9000 का लेवल एक बार टेस्ट कर सकते हैं। बट मैं उसके लिए, इतने दिनों से आपने देखा होगा कि एक भी शॉर्ट कॉल नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने ये भी बोला कि लॉकडाउन सारा का सारा डिस्काउंटेड है, लॉकडाउन पे शॉर्ट नहीं करना। स्टैंड अभी भी वही है, प्लेन वनीला शॉर्ट नहीं करना। लेकिन अनिल जी, मेरे को लगता है कि एक स्प्रेड बनाना चाहिए। 9200 निफ्टी चल रहा है, कैश निफ्टी 9217 है, थोड़ा बढ़ गया है। 9200 की एक पुट लेनी चाहिए अनिल जी, और 8900 की 2 सेल करनी चाहिए। ये अनिल जी 30 रुपये कॉस्ट पे बनेगा। बहुत टाइम के बाद मैं हमेशा क्रेडिट स्प्रेड बनाता हूं, बट आफ्टर लॉन्ग ये डेबिट स्प्रेड है कि इसमें 30 रुपये की कॉस्ट लग रही है। और मुझे लगता है ये 30 रुपये हम कभी भी कवर कर पाएंगे, लेकिन ये 30 रुपये लगा के मुझे लगता है कि इसमें 90 रुपये का प्रॉफिट होगा। आई थिंक 1:2 की रेशो में ये प्रॉफिट हमारे को होगा बिल्कुल। तो ये स्प्रेड एक रखना चाहिए, अगले थर्सडे तक है, कमिंग थर्सडे तक है। एक होप जरूर है, मतलब मैं आपको इसका बताता हूँ, इसका लॉजिक भी ट्रेड का है। एक होप है कि एक आखिरी स्टिमुलस आना है। तो अनिल जी, शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना। आज भी आपने एक आरबीआई पॉलिसी में, और आपने आज एक और बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी अनिल जी, क्योंकि आप ये कहते हो कि अनिल जी मैं आपकी हाईलाइट करता हूँ, बट मैं वैसे ऑब्जर्व सब कुछ ही करता हूँ और सुनता भी हूँ, कि आपने जो बोला कि पिछली आरबीआई पॉलिसी में जिस तरह का फॉल आया था,
पिछली बार ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली थी, इस बार उससे कम मिली हैं, उसके बाद भी फॉल कम है, तो मतलब वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि मार्केट में किस तरह का स्ट्रेंथ है, तो इसलिए डाउट नहीं है। पर अनिल जी थोड़ा बहुत पंटिंग तो काउंट्रा करनी चाहिए, तो उसके लिए 9200 की एक पुट लेनी है, 8900 की 2 पुट सेल करनी है, और ये स्प्रेड 30 रुपये कॉस्ट में बनेगा, और मुझे लगता है कि इसमें 90 रुपये तक जाना चाहिए, तो 60 रुपये का प्रॉफिट होगा। 1:2 का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इसको मैक्सिमम लॉस अनिल जी 9200 से ऊपर बंद होगा तो 30 रुपये होगा, और ये 30 रुपये तो थर्सडे तक भी इसका भाव रहेगा, हम कभी भी बेच सकते हैं। तो इस स्प्रेड को अनिल जी लगता है, मुझे लगता है कॉन्ट्रा स्प्रेड है, ये एज ए ट्रेड बना के रखना चाहिए। परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, देश को आप जैसे लोगों की भी सख्त जरूरत है। बसिन साहब के साथ साथ जो खरीदारी के साथ बिकवाली की भी सप्लाई बराबर देती रहे, तभी तो बाजार में मजा है। अगर एक ही तरफा हो, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हमें तो क्या हम है, तो मतलब दोनों तरह के लोग होने ही चाहिए, तभी बाजार का मजा है। तो तेजी और मंदी तो जब तक साथ साथ ना हो तो फायदा ही क्या है ना। तो आइए, अब बैक टू बैक बिगुल्स बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं नितिन जी, और नितिन जी का इंतजार करते जी आशु जी एक बार आप बताइए कि हाँ कुछ कह रहे हैं हम जी। अनिल जी मैं तो कह रहा हूं कि मैं बहुत बेसब्री से 10,000 की वेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बार आपकी प्रॉफिट बुकिंग करवानी है 10,000 पे, तो मैं तो बहुत बेसब्री से कर रहा हूं कि आ जाए बस किसी तरह से। चलिए बढ़िया है, आप लाइए। मेरा टारगेट 10,150 का है, वहां आया तो पक्के तौर पे मैं कुछ ना कुछ तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक जरूर करूंगा। मैंने सोच के तो रखा है, देखिए फिर क्या होता है। भगवान की मर्जी। आइए नितिन जी का पीसीआर। जी नितिन जी बताएं सर। लेकिन जो एक तो आउटस्टैंडिंग पोजीशन विप्रो की है, उसका अपडेट है कि वो पुट ऑप्शन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी 9 रुपये का रेट है, 10:30 से 11 के बीच की बाइंग है। विप्रो आज भी डाउन है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, टाइम वैल्यू थोड़ी सी नीचे आ गई इसलिए प्राइस नीचे है, बट हमें कैरी करना चाहिए क्योंकि आईटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट टीसीएस और कोई स्टॉक में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो अपडेट ये है कि विप्रो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे पुट ऑप्शन को। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हैं सैटरडे को, और उसके बाद मंडे को उसमें ओपनिंग मिलेगी। तो एचडीएफसी बैंक में ओवरऑल पॉजिटिव साइड ही डेटा बन रहा है, बट इसमें मैं नेकेड ऑप्शंस की जगह स्प्रेड ऑप्शंस करूंगा आज, क्योंकि क्या है टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आईवी जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो 66 की है, यानी प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है। डायरेक्शन सही होने पे भी जैसे विप्रो में हुआ प्रॉफिट नहीं मिला, इसी तरीके से हम एक स्प्रेड प्ले कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की एट द मनी 900 वाली हम कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस करीब 42 रुपीज़ का है, बट ये प्रीमियम को बचाने के लिए हम 980 की, यानी कम से कम 9-10% ऊपर की कॉल ऑप्शन बेच देंगे, वो भी 2 लॉट बेचेंगे, जिसका प्रीमियम 15 रुपये करके मिल रहा है एक कॉल में। तो मुझे 30 रुपये वापस मिल जाते हैं, यानी 42 में मैं खरीद रहा हूँ और 30 मेरे वापस आ गए, तो कुल कॉस्टिंग मेरे को 12 रुपये की कॉस्टिंग में ये स्प्रेड बन रही है। और ख़ास बात यह है कि इसमें सेफ्टी मुझे 1050 तक मिलती है, यानी करीब 12-13% ऊपर तक मैं सेफ हूँ। तो ऐसे मार्केट में मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक 12-13% ऊपर जाना चाहिए, और रिजल्ट आने के बाद वॉलेटिलिटी ऊपर की टूट सकती है, जिससे कि प्रॉफिट आपको 15 से 20 रुपए का स्प्रेड में मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, नेक्स्ट 2-3 दिन होल्ड करेंगे, और इसमें प्रॉफिट जब भी 15 से 20 रुपए का आएगा तो बुक कर लेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि स्टॉप लॉस हमें 1050 का रखना है, क्योंकि उसके ऊपर अनलिमिटेड रिस्क मुझे होने लग जाएगा, क्योंकि मेरी 2 कॉलें बिकी हुई है। तो ये 1:2 का स्प्रेड हम एचडीएफसी बैंक में प्ले कर रहे हैं। अभी एक दो स्टॉक्स में हम थोड़ा स्प्रेड के साथ करेंगे, फिर उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी तो फिर नेकेड ऑप्शंस में दोबारा से आने की कोशिश करेंगे। नहीं जी, बहुत ही बढ़िया, वाह क्या बात है। आशु जी स्वागत करेंगे आप नितिन जी का स्प्रेड वाले क्लब में। अनिल जी बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से मतलब गले लगा के करूंगा। और अनिल जी प्लेन वनीला ऑप्शन लेने का जो मेरा व्यू है ना, मतलब विदाउट ऑन एयर सही है। अभी आप अगर राकेश जी और कुणाल जी से पूछिए, आज मैंने राकेश जी को सुबह ही मैसेज किया था कि प्लेन वनीला के साथ बेचना चाहिए, और आपका भी मैंने कल जो आपने देखा कि साथ में बिकवाया, वो बहुत जरूरी है अनिल जी, क्योंकि प्लेन वनीला वो जो आपको याद है, आपने एक मंत्र बनाया हुआ है शुभम का, जो आपने याद किया हुआ है कि लेते ही कैसे लॉस हो जाता है।
तो अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आईवीज हैं जब तक बढ़ी हुई हैं तो जो ऊपर का ऑप्शन है बिल्कुल वो लॉटरी है, वो जरूर बेचना चाहिए हेजिंग के लिए। सो आई थिंक आई एक्चुअली वेलकम नितिन बिकॉज ही हैज आल्सो रियलाइज्ड कि प्लेन वनीला से आप राइट होके भी अनिल जी कभी कभी राइट नहीं हो पाते, क्योंकि लेकिन सेफ्टी के लिए रखना होता है, तो ऊपर का बेचना जरूर चाहिए। और एग्जैक्टली इस चीज पे मैंने सुबह राकेश जी को मैसेज किया था ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली, तो उन्होंने भी इस बात को अप्रूव किया था। एब्सोल्युटली। चलिए आइए अब बैक टू बैक बिगुल हैं। पहला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी हमारी खरीदारी की राय बैंक निफ्टी पे है। अनिल जी बढ़ गया है, थोड़ा सा करेक्शन ले तो जरूर बैंक निफ्टी को खरीदना चाहिए। जिस तरीके से बैंक निफ्टी का टेक्निकल रुझान है अनिल जी, ये सोमवार को एक बड़ा अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 900 से 1100 पॉइंट अनिल जी बैंक निफ्टी बढ़ने का दमखम रखता है, तो बैंक निफ्टी को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अरे देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और बैंक निफ्टी में ये ब्रेकआउट 20,000 रुपए के ऊपर 20,000 के लेवल के ऊपर हुआ है। तो इसका जो लक्ष्य है अनिल जी वो 21,200 का बनता है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में आपको यहाँ से कोई 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि हमने अभी 100-125 पॉइंट की तेजी अभी आई है, तो मान लीजिए किसी गिरावट में मिले तो वहाँ इसको खरीदें, और 21,200 का लक्ष्य होगा बैंक निफ्टी के लिए, जो 1 या 2 सेशंस में आपको आते हुए दिखेगा। क्या बेस्ट लेवल है जहां पर एंट्री करनी चाहिए? कैश फ्यूचर अनिल जी फ्यूचर के लेवल्स हम लोग दे रहे हैं, और फ्यूचर में सबसे ऑप्टिमम एग्जिट 20,250 के आसपास होनी चाहिए। तो 20,200 20,250 के आसपास खरीदें। 21,000 के आसपास स्टॉप लॉस माफ कीजिए टारगेट रख लें, और स्टॉप लॉस जो है वो 19,900 19,850 पर रखना होगा। ओके 19,850 के स्टॉप लॉस कर रहे थे। 20,200 20,250 की रेंज में अब आना मुश्किल, ये तो दौड़ लगा रहा है। और वैसे भी जो क्लोजिंग आज मिल रही है उसके बाद तो ये 21,000 21,500 की तरफ बढ़ने की तैयारी में है ही, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, और उसके बाद सुमित जी भी तैयार। बताएं सर। ये 10% ऊपर के आसपास है। दीपांशु ने मुझे 363 364 में पूछा था, मैं तभी मैंने कहा था 369 के ऊपर लूंगा, और वो लेवल आ गया है। मुझे 15 से 20 रुपए की अपमूव मंडे को दिखती है, लेके होल्ड करे। 365 का स्टॉप लॉस ले ले तो 6 रुपए की रिस्क होगी। मेरा टारगेट 390 392 का होगा। स्टॉक कौन सा है भाई साहब, और लेवल्स वापस बताओ। आईसीआईसीआई प्रू की बात कर रहा हूं। अभी 371 371.30 के लेवल्स है, और मेरा टारगेट 390 392 है। 364 के स्टॉप लॉस होने चाहिए। अरे ये वागले साहब, एक तो ये यार, ये आप ये इसको ठीक करो, ये दोनों ठीक चीज सही नहीं चल रही बराबर, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। जरा 2 विंडो बताइए, एक आईसीआईसीआई बैंक की और एक आईसीआईसीआई प्रू की, जरा दोनों की विंडो बताइए। और एक तो है ना ये एफएनओ की जो लिस्ट आती है, दोनों पास में पड़ोस में आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पहले आता है, उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रू आता है। दोनों की विंडो बताइए। दोनों 370 का भाव है, दोनों 8-9% बढ़े हुए हैं। अरे कितना कंफ्यूजन है भाई अपना। एक जना कोई भाव ठीक करो, चेंज करो। कोई एक 470 हो जाओ, कोई एक 370 हो जाओ, कोई 570 हो जाओ, 400, मतलब सेम भाव दोनों आईसीआईसीआई के। कितना लाइफ में कंफ्यूजन है। अच्छा बढ़ते भी बराबर, चार्ट भी एक जैसा दिखता है। कुणाल जी इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? इसका सोल्यूशन अनिल जी है कि इनमें से एक स्टॉक जो है वो बड़ी तेजी दिखा दे, क्योंकि देखिए मंदी की कामना तो अनिल जी अब हम कर नहीं रहे हैं, तो तेजी दिखा दे और एक बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जो अभी वागले जी ने कॉल दी वो सफल हो जाए, आईसीआईसीआई बैंक कम बढ़े, तो आपने जो कहा है वो बिल्कुल हो जाएगा नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया। सुमित जी तैयार है? सुमित जी कौन सा वाला बिल्कुल पसंद है आपको? छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, सैटेलाइट, या फिर बीटीएसटी? अनिल जी जल्दी से बताइए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, बहुत ही बढ़िया, तैयार।
बताएं सर। अनिल जी, ऑटो स्टॉक है मेरे रडार पे, टीवीएस मोटर है, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में, स्टॉक में मोमेंटम बढ़ते जा रहा है, स्टॉक में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। 300 के आसपास टीवीएस मोटर अभी स्पॉट में ट्रेड कर रहा है, तो टीवीएस मोटर का ऑप्शन जो लेना है वो 300 का लेना है। टीवीएस मोटर का 300 का कॉल लेना है, जो कि अभी करीब चल रहा है 24 रुपए के आसपास। 20 रुपया अभी, जब थोड़ी देर पहले मैंने अभी इसको स्पॉट किया था, 3-4 रुपए बढ़ा है अभी, क्योंकि सडन स्पॉट आया है टीवीएस मोटर के अंदर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीवीएस मोटर यहाँ से 310 से लेके 315 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। ऐसा होने पे ये जो 24 वाला अभी जो कॉल चल रहा है 300 का 24 पे, वो ऊपर में 32 रुपए से लेके 35 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। 32 और 35 ये टारगेट होंगे टीवीएस मोटर के 300 के कॉल के। और नीचे में स्टॉप लॉस जब मैंने स्पॉट किया था तब मैंने 13 का रखा था, लेकिन अब इसको रिवाइज करके 18 के आसपास लेके आ सकते हैं। 18 का स्टॉप लॉस, 24-25 के आसपास बाय, 32 से 35 तक के टारगेट टीवीएस मोटर के 300 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। 32 से 35 का टारगेट, 18 का स्टॉप लॉस, 24 रुपए के आसपास खरीदने, 300 रुपए का कॉल ऑप्शन टीवीएस मोटर्स में। ये है सुमित जी की तरफ से राय खरीदारी करने। सुमित जी का वो, अरे सुमित जी, आपका ये अभी तक आपने ठीक नहीं करवाया ये वीकेंड पे। भाई साहब हेलो, आपका लिंक तो ठीक करो, ये आपका बार बार बीच में इसका गायब हो जाता है। अनिल जी, जिससे भी बात करें वो सब ये बोल रहे हैं लॉकडाउन चालू है। अरे बोले लॉकडाउन के बाद तो आपकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी। बोले बाद में तो वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कम आपके दर्शन नहीं हो रहे, आप मतलब टीवी नहीं है, कम से कम रेडियो तो है, आवाज तो सुनने को मिल रही है। चलिए, तो सुमित जी की तरफ से टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने की राय। चंदन जी है तैयार, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के साथ, COBK। बताएं चंदन जी। जी नमस्कार। देखिए, वोलेटिलिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है और निफ्टी धीरे धीरे ऊपर के लेवल को होल्ड करता हुआ जा रहा है। अब जो 88 के सपोर्ट थे वो 9050 के आसपास हो रहे हैं, इसकी वजह से 9350 9400 तक के अप होने चाहिए। तो दो ट्रेड है। पहला है आईसीआईसी बैंक पे। आईसीआईसी बैंक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज के दिन लगभग 11-12% ओपन इंटरेस्ट हुए हैं और इस काउंटर में जो ब्रेकआउट हुआ है इंडिकेट कर रहा है इस काउंटर में 10-12% का मोमेंटम बन सकता है। तो इसमें 380 का जो कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। ये कॉल लगभग 16 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये काउंट में 28 रुपए तक जा सकता है। उसके अलावा दूसरा ट्रेड रहेगा वो निफ्टी पे का 9400 का कॉल। देखिए, ये इस वीकली एक्सपायरी का ट्रेड है। 9400 को लगभग 110 रुपए के आसपास ले और इसमें 75 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में ये कॉल 180 रुपए तक जा सकता है। ओ भाई साहब, एक तो आपका भी हाल वैसे ही है जो सुमित जी का। ये सब एफएनओ ट्रेडर्स के यहाँ पे लिंक बराबर नहीं चल रहे क्या? आवाज बराबर नहीं। चंदन जी वापस से बताओ, आईसीआईसीआई बैंक का कौन सा कॉल ऑप्शन लेना है? आईसीआईसीआई बैंक का 380 का कॉल लेना है। 16 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 28 रुपए का टारगेट। हाँ, परफेक्ट। और दूसरा कौन सा बताया? वो निफ्टी का 9400 का कॉल है, वीकली कॉल। 110 रुपए आसपास ले, 75 का स्टॉप लॉस और 180 का टारगेट। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। अब बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं, बन गया ना, अब सारे तेजी के ट्रेड ही है दोनों। हाँ, तो मोमेंटम बरकरार है और पॉजिटिव अपमूव बनना चाहिए। वाह। एक चंदन जी थोड़ा एक निकालो ना बैंक निफ्टी का भी कॉल। बैंक निफ्टी 21,500 की तरफ जा रहा है, जरा इस पे भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। डेटा वेटा निकले तो बताइएगा जरूर। अभी तुरंत मैं बताता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी में आज 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और इसका जो पुराना इसका हर्डल है वो निकाला है। मेरे हिसाब से इसमें लगभग 21,000 आपका ये देखोगे तो लगभग मैं आपका प्रीमियम बताऊं अभी के आसपास चल रहा है। 300 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओ भाई साहब, आवाज ही नहीं है। 21,000 का कॉल ऑप्शन लेना है जी। 400 रुपए के आसपास चल रहा है। 300 का स्टॉप लॉस, 600 का टारगेट। 400 का भाव चल रहा है, 21,000 का कॉल ऑप्शन, 300 पर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या बताया सर? 600 या
100 रुपए के लिए? अरे 100 रुपए के लिए कौन बैंक निफ्टी खरीदता है सर? 400 के लिए बोल रहा हूँ, 400 के लेना है, 300 का स्टॉप लॉस, 200 रुपए ऊपर का ऑप्शन का मूवमेंट, यानी 500 पॉइंट निफ्टी चलेगा। अच्छा 200 हाँ ठीक है ठीक, क्या बात है। हाँ नहीं फिर परफेक्ट है चंदन जी, एकदम ठीक है, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए चंदन जी के बाद तैयार हैं हमारे साथ अब नितिन जी भी अपना एक ऑप्शन देने की तैयारी में, नितिन जी के साथ साथ भसीन साहब फिर से फॉर्म में आने की तैयारी में। तो पहले नितिन जी के लिए बिगुल BTST का, और उसके बाद चलेंगे हम भसीन साहब के पास। बताएं सर। देखिए जी, डेटा वाइज HDFC लिमिटेड में काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। अभी करीब करीब 9400 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है इसमें, और मुझे लग रहा है ये BTST में एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है, यानी ओपनिंग के ख्याल से हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। 1710 1720 का टारगेट हो सकता है। तो अगर क्या तो आप 1700 की कॉल ऑप्शन है उसको आप एज अ BTST ट्रेड कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर आप कैश में लेकर के कैरी करें इसको, तो मुझे लग रहा है 1710 से लेकर 1720 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 3% ऊपर है, वेयर एज डेटा की स्ट्रेंथ काफ़ी आ रही है, तो एक पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद करते हुए BTST ले सकते हैं। 1650 का स्टॉप लॉस होगा। 1650 का स्टॉप लॉस, HDFC लिमिटेड खरीदारी करने की राय 1680-85 के आसपास अभी फ्यूचर चल रहा है, यहां पर ले लीजिए इसे। 1710 और 1720 का टारगेट ये है नितिन जी की तरफ से। नितिन जी HDFC और HDFC बैंक दोनों पे बुलिश है। HDFC बैंक पे तो आपने दिया ही है ऑप्शन कॉल स्प्रेड वाला, बराबर है जी अनिल जी? HDFC बैंक में स्प्रेड कॉल है और HDFC लिमिटेड हम एज BTST ट्रेड कर रहे हैं एकदम। चलिए बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो बैंक से जबरदस्त एक्शन में बैंक निफ्टी आ गया है 20,500 पर। तैयारी बाजार में डे हाई पर बंद होने की होती हुई दिख रही है। भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, देंगे आपको एक बेहतरीन BTST कॉल, वो भी 9,250 निफ्टी का लेवल 20,500 को पार करता हुआ बैंक निफ्टी मजबूती। हाँ भसीन साहब आ गए, फोन अ फ्रेंड। चलिए भसीन साहब को लगाया जाए और बिगुल के साथ। वसीम साहब सर बताइए। तो नया कॉल तो आईसर ने 10% का सर्किट मार दिया, तो वो बहुत ही बढ़िया कॉल रही। लेकिन अभी बैंक में जो क्या बात है सर, FNO वाले स्टॉक कहाँ से ढूंढते हैं आप जो सर्किट लगा देते हैं? FNO वाले स्टॉक भी तो एनीवे सर, तो अब मैं कह रहा हूँ DCB बैंक है सर, DCB बैंक डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक 90-92 का भाव चल रहा है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दिस बैंक इज एन एक्सट्रीमली वेल कैपिटलाइज्ड बैंक। इसका जो कासा रेशियो वो भी बहुत स्ट्रांग है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी। तो 90-92 का आप इसको लेने की चेष्टा कीजिए। 105 से 108 का आपको टारगेट मिलना चाहिए, मे बी ऑन मंडे इटसेल्फ, और 85-75 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। 88-70। अच्छा एक चीज बताऊं भसीन साहब, आप है ना नीचे का तो लेवल बोलो ही मत कि इस भाव में लेने की चेष्टा कीजिए। आप तो जो भाव बोलते लोग उसमें भी रुकते नहीं है, उसमें भी तेज दौड़ लगाते हैं कि पहले मैं ले लूं, वैसा हाल है। तो आप नीचे का तो कोई चांस ही नहीं आ जाए। तो आपने बोला उसके बाद से दौड़ लगा रहा है। देखिए 17% तो हो गया ये तो। अच्छा कैश का स्टॉक है तो आज 20% में लग जाएगा ये तो सर्किट। 3 डिजिट में पार हो चुका है। 101 नॉट आउट ट्रेड कर रहा है इस वक्त। 105 और 108 के टारगेट सोमवार तक आ जाएंगे सर। हाँ सोमवार को आ जाएंगे सर, पक्का। बिल्कुल लग रहा है वो तो। आज टाइम होता, आज सर्किट की जगह होती तो हो सकता पता चले आज ही काम हो जाता। बट एनीवे एक्सीलेंट कॉल। और भसीन साहब के कॉल्स में तो नीचे का तो सोचने का मतलब ये तो गुस्ताखी करनी नहीं है, जहां जो भाव मिले वही ठीक है। तो चलिए 19%, माय गॉड 20% सर्किट लगने की तैयारी। 101.80 मेरे ख्याल से आज का हाईएस्ट लेवल वही है शायद जहां पर सर्किट लगने की। 101.90। जी हाँ भसीन साहब, एक और सर्किट की बधाई। एक सर्किट आपका आयशर मोटर्स का आज का, दूसरा सर्किट DCB बैंक का। बधाइयां सर आपको। सर और बधाई आपको भी हो कि आज आपका मन बदल गया है। चलिए आप पहली बार ही कह रहे हो कि अब ये 9,200 का बैरियर पार होगा। आपने 10,000 तो कहा नहीं, लेकिन हमने 10,000 आपको पहले ही कह रखा है। तो अच्छा आपका मन अगर बदल गया है तो इससे तो अच्छी बात हो नहीं सकती। तो कुछ संगत का असर है, कुछ बाजार का रुख। सर देखिए आपका रंग बदल गया है सर। 100% ये पिछले हफ्ते से ही बदला है।
जब सर मुझे नहीं, रोज बिल्कुल, बुलाओगे और तो आप ये बात जरूर है कि देखिए बदल दूंगा। अरे बिल्कुल आपका स्वागत है सर, आपका चैनल। मैं सबसे बड़ी चीज है जो मैं बताता हूं, 8,115 पर कोई तेजी में नहीं था, वो वहां पर आप अकेले तेजी में थे, अकेले योद्धा सेनापति थे, ये बात सही है। लेकिन हाँ, 8,650 के बाद से हमने मन बदलना शुरू कर दिया कि भाई बाजार बुरी खबरों पर नहीं गिर रहा है, हकीकत पर नहीं, उम्मीद पर चल रहा है। वो आपने सबसे पहले पकड़ा। तो पिछले 4-5 दिनों से हम मंदी तो हमने बंद कर दी, लेकिन तेजी अब आज की क्लोजिंग के बाद ये बात सही है, अच्छी मजबूती के साथ बाजार बंद हो रहा है। तो नेचुरली बाजार के साथ है और आपके साथ तो हमेशा है ही, लेकिन आप लीडरशिप ले रहे हैं तेजी की, मजा आ रहा है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका लीजिए ये डीसीबी बैंक फिर से सर्किट पर आपके बात करते करते, बधाई इसकी भी आपको। ओके, तो इस बीच अच्छा भसीन साहब से संपर्क टूट गया, लेकिन चलिए भसीन साहब का हमारा कॉल तो आ चुका है। 20% का ऊपरी सर्किट डीसीबी बैंक लगाता हुआ, ये है भसीन साहब का दमदार कॉल आपके लिए। ओके, और इस बीच बंसल जी, अभी आप स्क्रीन पर उबासी लेते हुए पाए गए, आपको पता है? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं, ये गलत अफवाह है। रिकॉर्डिंग है सर, क्लिपिंग है, वायरल करा दूंगा मैं, ध्यान रखना ऐसा। ऐसे में बहुत जरूरी कि आपकी तरफ से कोई बढ़िया सा कॉल आए। अरे सुस्ती का, इतनी मार्केट में चुस्ती है, आप कहां सुस्ती में लगे हो? नहीं, आप अनिल जी सही बोल रहे हैं, तो खोज जारी है अनिल जी, थोड़ा सा वक्त दीजिए। अनिल जी देखिए, कुणाल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर 2 शिफ्ट में काम करेगा, पहले बाजार देखेगा, उसके बाद विम बार, स्कॉच ब्राइट, वर्लपूल, इन सब के उत्पादों का इस्तेमाल करेगा, तो अनिल जी उसको नींद तो आएगी। समझ गया सर, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, लॉजिक रीजन बढ़िया है। लेकिन लॉजिक रीजन के साथ एक स्टॉक जो भाग रहा है उस पर राय देनी है आपको। सुमित जी, आपका आज का सुबह का पिक इक्विटास, 50 रुपए पहला टारगेट आपने जो दिया था वो हासिल हुआ, 52 रुपए आपका दूसरा टारगेट है, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ 20% ऊपर वायदा कारोबार का आज का टॉप गेनर। सुमित जी, प्रॉफिट बुक करना है या रुके? होल्ड करें अनिल जी, अभी तो और बढ़िया मूव आएगा स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक ने पिछले 10 से 15 दिनों के रेंज बाउंड के कंसोलिडेशन के बाद तोड़ा है, और आज का जो वॉल्यूम्स है वो तो सुपर और क्लास वॉल्यूम्स है। 50 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब हो गया अगले हफ्ते का टारगेट 52 से 55 रुपए तक का देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, ट्रेल करें, पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो चलिए पोजीशन को होल्ड करें। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि सुमित जी बोल रहे हैं, भसीन साहब बोल रहे हैं, जिस तरह से बोला कि नहीं बिल्कुल बेचना नहीं, तो ऐसा लगा कि जैसे आवाज भसीन साहब जैसी लगी। एनीवे, चलिए ये है मजबूत। और एक और स्टॉक जो काफी मजबूती के साथ ऊपर आया है वो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, फिर से दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर आईबुल हाउसिंग। इसके डेटा किस तरह से बन रहे हैं, जरा नितिन जी इसके डेटा देखिए और बताइए। जी, इसमें 2-3 दिनों से काफी लॉन्ग बिल्डअप है, और आरबीआई अनाउंसमेंट आने के पहले से 2-3 दिनों से काफी पोजीशंस बन रही थी। आज भी लॉन्ग बिल्डअप है, तो ये पॉसिबल है कि 135 से 140 की तरफ ये जा सकता है। तो पोजीशन में जो स्टॉप लॉस है वो 118 का रख लेना चाहिए, और नेक्स्ट टारगेट करीब 135 से 140 ऐसे बन सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए राय 118 के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करने की। बिगुल है अब कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। देखो सबको है ना, थोड़ा जोश दिलाओ तो फर्क पड़ता है, ये जोश दिलाने का फायदा है। कुणाल जी राकेश जी तैयार हो गए। देखो पहले मैंने जोश दिलाया चंदन जी को, चंदन जी ऐसे ही जा रहे थे, मैंने पकड़ के पूछ लिया कि बैंक निफ्टी भी तो बोलते जाओ, और आप देखिए मुझे लगता है बैंक निफ्टी का उनका टारगेट भी आ गया होगा। जो वो कॉल का दाम बोल रहे थे ना, 21,000 वाले कॉल का दाम 600 हो जाएगा, 400 में लीजिए। देखिए वहां से बैंक निफ्टी और 250 पॉइंट बढ़ गया। बैंक निफ्टी उस समय 20,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 20,800 300 पॉइंट 350 पॉइंट बढ़ गया। तो देखिए चंदन जी को पकड़ के काम करवाया, टारगेट आ गए। अब पकड़ के काम करवा रहा हूं कुणाल जी राकेश जी को पकड़ा सुस्ती करते वक्त। अब देखिए कॉल आ रहा है दमदार, और ये भागेगा जोर से जो कॉल देंगे राकेश जी कुणाल जी अभी। बिल्कुल बताएं सर, बताइए।
अनिल जी एक छोटा सा करेक्शन है अनिल जी, ये स्टॉक जोर से नहीं अनिल जी, बहुत जोर से भागेगा, बड़ी वाली नेकलाइन तोड़ी है, स्टॉक है मारुति को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और एक अच्छी खासी तेजी ये स्टॉक दिखाएगा भाई। मंडे फर्स्ट हाफ तक एक बड़ी तेजी दिखा चुका होगा। 4 व्हीलर नहीं अनिल जी, नेकलाइन टूटी अनिल जी, देखिए हम तो लकीरों को समझते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं अनिल जी, बट बड़ी वाली लकीर टूटी है। डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, इंडेक्स का काउंटर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज हमने अभी जीवन फाइनेंशियल पर खरीदारी की राय दी थी और मैंने कहा था कि इसमें एक फैला हुआ डबल बॉटम पैटर्न बना है। डबल बॉटम यहाँ पर भी मारुति के चार्ट पर भी बना है, लेकिन ये दूसरे प्रकार का डबल बॉटम है और इसको एक्यूट डबल बॉटम कहा जाता है, जिसका ब्रेकआउट अनिल जी अभी चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे राकेश जी ने कहा, इसमें बहुत तेज रफ्तार बढ़त बनेगी। यहाँ पर 5375 5375 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 5700 का और दूसरा टारगेट 5850 का होगा। ओके 5700 और 5850 ये दो टारगेट्स आपको नज़र में रखने हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी बोले थे कि मारुति एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, यहाँ से उनके टारगेट्स 5900 6000 है। तो जिस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है, लग रहा है ये टारगेट भी जल्दी आने की तैयारी में है। बस आखिरी 10-12 मिनट बाकी हैं, अनिल जी से उनकी आखिरी 10 मिनट की स्ट्रैटेजी भी लेंगे। उससे पहले आशीष से बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर पे वर्लपूल का कॉल आने वाला था, फिर इवेंचुअली एक अच्छा मूव आ गया। ब्लू स्टार पर आप नजर डालिए, सिम्फनी देखिए, वोल्टास देखिए, ये सारे स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी तेजी में थे और आज और उससे भी ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। क्या है वजह कि कुछ ऐसे स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आ रहा है? आशीष हमारे साथ हैं बताने के लिए। बताइए आशीष, क्या एक्शन हो रहा है इन स्टॉक्स में? दीपांशु, लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो कूलिंग अप्लायंस मेकर है, इनके स्टॉक्स में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे 2-3 बड़े कारण निकल के आते हैं। सबसे पहला अगर आप देखिए तो IMD का जो समर सीजन के लिए फोरकास्ट है, वो माना जा रहा है कि नॉर्मल से ज्यादा गर्म रहेगा इस बार का समर सीजन। साथ ही आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जो एक जो समर सीजन है वो एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि मार्च के महीने में अगर आप देश में देखें तो कई सारे इलाकों में बारिश थी, जिसके चलते अब जो मॉनसून है वो जो समर सीजन है वो एक्सटेंड हो गया है। एक और खबर आज भी आते हुए दिखी कि केरल में हो सकता है कि शुरुआत होगी कि AC और फैंस की जो दुकानें हैं वो कुछ समय के लिए खोली जाए, वहां पर कुछ राहत दी जाए, तो ये काफी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। देखिए, ये कूलिंग अप्लायंस मेकर के लिए काफी क्रूशियल समय है, क्योंकि आप देखिए कि पूरे साल की जितनी बिक्री होती है कूलिंग अप्लायंसेस की 60%, 50 से 60% जो बिक्री है वो गर्मी के सीजन में ही होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है, कि इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने इसे असेस किया और देखा है कि करीब 12% बिक्री पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री के एसोसिएशन का ये भी मानना है कि जैसे कि अगर लॉकडाउन लिफ्ट होता है और क्योंकि अब जो समर सीजन है वो एक्सटेंड हो गया है, तो हो सकता है कि ये जो एक्सटेंडेड समर सीजन है ये बिक्री के हिसाब से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और बिक्री दोबारा लौटते हुए नजर आएगी। यही कारण है कि आप दिग्गज स्टॉक्स देखिए, जैसे ब्लू स्टार है, सिम्फनी जिसका 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है कूलर्स में, वहां पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये हाईलाइट करने के लिए। और देखिए, लगभग इन सारे स्टॉक्स में आपको बढ़िया तेजी इस समय देखने को मिल रही है, बल्कि ब्लू स्टार अपर सर्किट 10% पर इस समय लॉक्ड है। और आज सुबह बागले जी ने भी वोल्टास पर एक बाय कॉल दिया था, वहां से थोड़ा स्टॉक में मुनाफा वसूली हुई है, पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है इन सभी स्टॉक्स का। सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल के बाद छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है मेटल स्टॉक। मेटल स्टॉक में मेरे को लग रहा है JSW स्टील यहाँ से एक बढ़िया अपमूव दिखाएगा। स्टॉक पिछले 4 दिनों से तेजी दिखा रहा है और मेरे को लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर में नेक्स्ट वीक में 185 188 तक का लेवल दिखा सकता है। यहाँ पे JSW स्टील के अंदर 180 का कॉल 7.5 रुपए 8 रुपए के आसपास अभी अवेलेबल है। 180 का कॉल 7 रुपए 80 पैसा 8 रुपए के आसपास का अभी भाव है। 6 रुपए के छोटे से स्टॉप लॉस से इसको बाय करें। यहाँ से एक बड़ा स्पर्ट JSW स्टील में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 10 रुपए का या 12 रुपए का मूव अगर स्पॉट में JSW स्टील में आने वाले दिनों में देखने को मिलता है, तो इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 12 रुपए से लेकर 15 रुपए तक देखने को मिल सकती है। 12 रुपए पहला टारगेट, 15 रुपए दूसरा टारगेट, 180 का कॉल लेना है, 6 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। 6 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए सुमित जी। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, बिगुल बजाते हैं, फिर जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है।
अनिल जी, जब हमने शो की शुरुआत चलिए, की, मेरे लिए जी सर। आपने बिगुल बजाया, लेकिन उससे पहले है ना आशु सर को BTST कॉल देना है, तो मैं पहले आशु सर के लिए बिगुल बजा देता हूं। पहले आशु सर, पहले प्रेफरेंस आशु सर को। बताएं सर। अनिल जी, प्राइवेट बैंक की है जिसकी बात हो रही थी, अनिल जी प्राइवेट बैंक की है जिसकी बात हो रही थी, ICICI बैंक सिर्फ 10% ऊपर है और सर्किट लगा हुआ है। मुझे लगता है अनिल जी बड़ा ऑप्शन, बड़ी कमाई, 340 रुपए का जो ऑप्शन है, 340 रुपए का इन द मनी, वो 45 के अराउंड मिल रहा है, तो 385 रुपए का एक तरह से आपका फ्यूचर हो गया। तो 340 रुपए का ऑप्शन अनिल जी 45 के अराउंड लॉन्ग करके जाना चाहिए। ये BTST, और मुझे लगता है 400 से ऊपर का टारगेट आएगा तो इन द मनी एज गुड एज फ्यूचर होगा, आपको ये कैरी करके लेके जाना चाहिए। अनिल जी, आज सुबह एक बात हो रही थी डिविडेंड की। जिस तरह से हमेशा मंदी में बोलते थे कि डिविडेंड के लिए स्टॉक लेना नहीं चाहिए क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट होती है, डिविडेंड ही रह जाता है, तो सुबह ये बात हो रही थी कि बैंक डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। अनिल जी, 2, 5, 10 रुपए के लिए डिविडेंड के लिए कभी भी ना लेना है ना बेचना है, तो डिविडेंड इज एब्सोल्युटली सेकेंडरी। तो मुझे लगता है अनिल जी, जिस तरह से फाइनेंशियल्स में अप मूव आ रहा है, और जैसे मैंने बोला कि एक सेकंड स्टिमुलस की एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो फाइनल स्टिमुलस आएगा वो बैंक्स के ही रिलेटेड होगा। अगर SMEs के लिए आता है, तो मुझे लगता है अनिल जी कि ICICI बैंक, तो कि हमारा एक वैसे भी फेवरेट रहा है, तो इन द मनी कॉल लेके जाना चाहिए मंडे के लिए। आप ICICI बैंक का अब जो बिगुल आपने मेरे लिए बजाया है दीप, 3-20 की स्ट्रेटेजी के लिए, जल्दी से मुझे अपडेट दे दें एक बार ग्लोबल मार्केट्स का। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स तो वैसे ही हैं, 700 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स इस समय, तो ज़्यादा बदलाव नहीं है। यूरोप के मार्केट्स भी अब थोड़ी और तेज़ी यूरोप ने भी पकड़ ली है, लगभग 4% की गेन आप यूरोप के बाजारों में देखेंगे। तो जिस तरह से बाजार रफ्तार पकड़ रहा है, ग्लोबल मार्केट्स भी वैसा ही संकेत दे रहे हैं सर। ओके, तो सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेंसी भी मजबूत है, बाहर के बाजार भी ठीक है। एक ही चीज है कि क्लोजिंग भी वैसी मिल रही है जो हमें चाहिए, यानी कि आप देखिए निफ्टी 9300 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है, एक ब्रेकआउट की तैयारी है। 9250 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग क्या है, तो 21,000 की तरफ की क्लोजिंग के लिए बढ़ रहा है, तो 21,500 अगला टारगेट है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी के लिए 9,500 से 9,600 तक के टारगेट खुल रहे हैं। अब रिस्क यही कि अब इतना मजबूत होने के बाद 1,400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में फ्रेश पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की इन द सेंस कि आप 2 दिन की एक रिस्क नहीं रखना चाहिए। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला यही है कि मैं अब सोमवार को आकर देखूंगा कि क्या करना है, तो अभी मैं कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की राय नहीं दूंगा। 9,200 का जो कॉल ऑप्शन आपको खरीदने की राय दी गई थी, और 9,500 का आपको सामने एक कॉल ऑप्शन बेचने की राय दी थी। 125 में कॉल लेना था, 45 में बेचना था। आप उस पोजीशन को होल्ड करिए, उसमें आपके पैसे बनते रहेंगे। तो फ्रेश अभी मैं न खरीदने की राय दूंगा न बेचने की, मंडे का मंडे को देखेंगे दीप। अनिल जी, ये तो ठीक है, पर जब हम शो शुरुआत करी थी तो आपने बोला था बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है, और लगभग एकदम वैसा ही एक्साइटिंग सेशन हुआ सर। तो एक बाजार पर अपना व्यू तो सर दे दीजिए क्लोजिंग से पहले, कि जिस तरह का एक्शन बन रहा है, क्या वो व्यू चेंज होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कल हमारा रीसेट हो गया नेगेटिव क्लोजिंग की वजह से, पर वैसे जो ट्रेंड है वो क्या बता रहा है? ट्रेंड बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अगर आप ये सोचिए ना, आपने 7,610 की क्लोजिंग दी है 24 मार्च को, ठीक है, वहां से जो रिकवरी आई है, उस रिकवरी की सबसे बेस्ट क्लोजिंग आपको मिल रही है अब तक की, 24 मार्च के बाद की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो क्लोजिंग मिल रही है आपको 20% ऊपर की मिल रही है दीप, नीचे के लेवल से। 7,610 की लोएस्ट क्लोजिंग है, और वहां से 20% आप गिनते हैं 761, यानी आपको 9,130 के आसपास का लेवल आता है, ठीक है। उसके ऊपर आप क्लोज हो रहे हैं, और ये भी हफ्ते के आखिरी दिन वीकली क्लोजिंग है। इससे बढ़िया तो कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब कोई कंप्लेन आप कर ही नहीं सकते कि कोई मतलब किसी तरह से कि कुछ खराब है। तो ये तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्लोज होता हुआ दिख रहा है बाजार, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया क्लोजिंग क्या मिलेगी? बस यही है कि हफ्ते का आखिरी दिन है, 2 दिनों का, यही अगर आप वीकडे होता, शुक्रवार नहीं होता, तो पक्के तौर पे आपको कल के लिए भी बोल के जाता कि और तेजी करके जाइए। लेकिन ठीक है, अब इतनी तेजी हुई है, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो ठीक है, कल देखेंगे, कोई बात नहीं, मंडे को देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो, मैं ओवरनाइट 2 दिनों की रिस्क नहीं रखना चाहता, तेजी या मंदी दोनों ही तरफ। पॉइंट सिंपल है, क्योंकि आप इस वक्त जो है ना, आप इस वक्त जब जा रहे हैं वीकेंड में, आप सब कुछ बेस्ट एज्यूम करके जा रहे हैं। आपका
अमेरिका ठीक रहेगा, कोरोना को लेकर आपको कोई खराब खबर नहीं आएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मंडे को मार्केट डाउ फ्यूचर्स भी आपको ऊपर दिखेंगे, ठीक है, और आपको क्लोजिंग भी बहुत शानदार मिल रही है। रुपया भी आपका अच्छा बंद हुआ है, ये सारी पॉजिटिव है। और आप ये मानकर भी चल रहे हैं कि आज की एफआईज की खरीदारी के आंकड़े भी अच्छे ही आएंगे, तो आप सब कुछ अच्छा मानकर चल रहे हैं और वो आपकी प्राइस में भी है, इसलिए 1300-1400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, इसलिए 1000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है। जब आप बेस्ट डिस्काउंट करके चल रहे हो और आप ये मान के चल रहे हो कि सब अच्छा होगा और सब बेस्ट भी है, तो फिर मुझे लगता है कि इतना भाई रिस्क लेके जाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी मिल जाएगा, 200-300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी मिल जाएगा, तो मंडे को ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल अनिल जी, तो मंडे को ही देखेंगे अब क्या होगा। पर हाँ, इस हफ्ते की शानदार मूव रही है। एक दिन कम था इस हफ्ते ट्रेडिंग के लिहाज से, पर जो अगले हफ्ते की एक्सपायरी जिसका आज पहला दिन है उसकी शानदार शुरुआत होती हुई देखिए। और बैंक निफ्टी पर देखिए आज ज़बरदस्त मूव आई है। अब हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है थोड़ी क्लोजिंग में, बट आप जस्ट 100 पॉइंट नीचे है डेज हाई से, पर फिर भी शानदार रिकवरी आई है जहाँ तक आज के एक्शन का सवाल है। जाते जाते देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहे। बंधन बैंक अब 10% ऊपर आ रहा है, तो अब जो थोड़े वीक स्टॉक्स है, जो थोड़े हाई बीटा स्टॉक्स है, वहां पर भी ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, बंसल जी के आज जो कॉल रही है और चार्ट कॉर्नर की जो कॉल थी, कल जो कॉल दी थी बंसल जी ने क्लोजिंग में आज के पिक ऑफ द डे के लिए, वहां पर भी देखिए लगभग 19% की तेजी आई है। बंधन बैंक 10% ऊपर और एक्विटास सुमित जी की आज हिट कॉल 22-23% की तेजी के साथ। उज्जीवन में भी 15% की तेजी आपको इस समय बनती हुई दिख रही है, तो वहां पर भी जबरदस्त कॉल थी। आज का पहला चार्ट कॉर्नर था इस क्लोजिंग शो का। जहां तक आज के एक्शन की सवाल है, सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में कहां पर परफॉर्मेंस आई। एक्सिस बैंक सबसे आगे था, 15% का भी अपर सर्किट यहां पर भी थोड़ी देर पहले स्टॉक में रखा था। 480 की गेंद के साथ ये स्टॉक बंद हो रहा है। भसीन साहब का सुपर हिट कॉल आयशर मोटर्स 14,700 पर ये लेवल गया है, यहां पर भी अपर सर्किट लगा 10% का, और भसीन साहब कह रहे हैं कि यहां से भी और ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक में एक अच्छा फ्रेश वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने देखा है। बजाज फिनसर्व में अच्छी परफॉर्मेंस रही। टीसीएस कमजोर नतीजे, पर फिर भी आप देखिए तो स्टॉक ने 5% की दौड़ लगाई है। और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, तो आप रिलायंस और टीसीएस को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो फिर आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी। और साथ में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का भी कंट्रीब्यूशन था। तो इन सभी हैवी वेट्स की वजह से आपने देखा कि निफ्टी में आज 300 अंकों की तेजी आती हुई दिखी। परफॉर्मेंस आपने एलएनटी में देखी एक बार फिर से, ये हफ्ता एलएनटी के लिए काफी मजबूत रहा है। आईटीसी 190 के आसपास होल्ड कर रहा है। ओएनजीसी, टाटा स्टील, बीपीसीएल, आईओसी, वेदांता, एमएनएम और डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी स्टॉक्स ने आज परफॉर्म किया। पर दूसरी साइड नेस्ले और एचयूएल में थोड़ी मुनाफा वसूली थी, सनफार्म में थोड़ी मुनाफा वसूली थी। हम सुबह भी बात कर रहे थे कि कंजम्पशन और फार्मा नेम्स में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, थोड़ा बाजार में रोटेशन जरूर होते हुए दिखा है। लगभग सभी एनबीएफसीज ने आज पार्टिसिपेट किया। आरबीआई के अनाउंसमेंट्स की वजह से भी वहां से थोड़ी तेजी आती हुई दिखी, उससे पहले भी काफी एक्टिव थे। ट्रेडर्स फेवरेट में जस्ट डायल, जुबिलेंट फूड, पीवीआर, इन तीनों में ही आपने आज अच्छा, साथ ही इंश्योरेंस स्टॉक्स भी फोकस में थे। सबसे आगे था आईसीआईसीआई प्रू, जहां पर अच्छा मूव आपको आते हुए दिखा। और अनिल जी, प्रोविजनल क्लोजिंग में 300 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है और 1350 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। 20,750 के आसपास बैंक निफ्टी। नो कंप्लेंट्स, इससे बढ़िया हो क्या सकता है। ऐसा ट्रेडिंग सेशन, मतलब ये तो ड्रीम ट्रेडिंग सेशन है। दीप, कोरोना के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, इससे बढ़िया आप क्या उम्मीद करें। चौतरफा खरीदारी, हर तरह से, हर लेवल से स्क्रीन पर, आई थिंक अमेजिंग, यही एक शब्द है जो आज के सेशन के लिए, अमेजिंग। जी बिल्कुल अनिल जी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही बाजार की इस समय। अब देखते हैं कि मोमेंटम कैसा आता है और इस वीकेंड पर क्या खबरें आती हैं, उन पर भी हमारी नज़र रहने वाली होगी। आशु जी, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? एक फाइनल कॉल आपसे भी ले लेते हैं सर, इससे पहले कि हम हमारे सारे गेस्ट का धन्यवाद करें। आने वाले हफ्ते के लिए क्या सेटअप लग रहा है सर? बिल्कुल दीपांशु की बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि जब से जो वीकेस्ट लिंक इस पूरे उसका है फाइनेंशियल्स, उसमें जिस तरह का आप मूव देखा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बाइंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर जा सकता है। जैसे मैंने बोला, जो आखिरी एक फाइनल स्टिमुलस है जिसकी वेट हो रही है कि विच विल बी डायरेक्टली इम्पैक्टिंग बैंक्स एंड जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो इस वक्त सेगमेंट है जिसको एड्रेस करना है कि जो एसएमईज हैं, तो उस सेक्टर को अगर एड्रेस करने के लिए जिसकी एक होप अगर आता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ होगी वो।
बिल्कुल, जो आज फाइनेंशियल्स और एनबीएफसीज की परफॉर्मेंस आई है उससे काफ़ी आपको मजबूत संकेत आ रहे हैं। देखते हैं ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करता है कि नहीं। फाइनल क्लोजिंग बस आपकी स्क्रीन्स पर आते हुए ही लगभग 1350 अंक की तेज़ी आपको बैंक निफ्टी दिख रही है। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बट 9300 के जस्ट नीचे आपको निफ्टी क्लोज होता हुआ दिख रहा है 300 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट्स की तेज़ी और जैसे कि मैं बोल रहा था 1350 अंक की तेज़ी बैंक निफ्टी पर। देखेंगे ये मोमेंटम अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, बट 24 मार्च के बाद की सबसे शानदार क्लोजिंग रही है। तो अनिल जी, फाइनल क्लोजिंग से पहले एक बड़ी बात यह है सर कि ये लॉकडाउन इंडिया में सर 25 से ऑफिशियल हुआ था। 23 मार्च का दिन था जब वो जनता कर्फ्यू था, संडे का दिन था सर। उसके बाद से अब तक अगर आप देखें तो एसेंशियली एंटायर लॉकडाउन पीरियड में जितनी भी करेक्शन आया था वो पूरी रिकवरी हो गई सर। एक मिनट दीप, में सॉरी आपको सुन नहीं पाया, एक बार फिर से कहेंगे? सर मैं बता रहा था कि 24 मार्च के बाद की सबसे बेहतर क्लोजिंग रही है। 1 महीने की ऊंचाई पर है बाजार। और भारत में लॉकडाउन सर 25 मार्च को हुआ था। 23 मार्च के दिन जनता कर्फ्यू था जो कि संडे था, तो पूरा लॉकडाउन पीरियड की जितनी भी लॉसेज हुए थे पूरे रिकवर हो गए सर। लॉकडाउन खुलवाओ फिर, और क्या है? क्यों बंसल जी, खुलवा दे क्या? लॉकडाउन में थक गए हो आप, परेशान हो गए हो तो? अनिल जी देखिए, परेशान तो नहीं हुआ, बट परेशान हुआ भी अनिल जी। लॉकडाउन तो खुलेगा तो सभी कुछ वापस आएगा। अनिल जी ऐसे बैठ के शो कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लॉकडाउन खुलेगा तो वापस स्टूडियो से रिज्यूम करेंगे, एक बार चीजें नॉर्मल होती हैं अनिल जी। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉकडाउन अनिल जी खुलना से सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा। कोरोना भी अनिल जी कंट्रोल में आना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा लॉकडाउन खुलने पर, बाहर जाने पर। आशु सर, ऐसा आपको नहीं लगता कि जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो लोगों की बहुत सारी आदतें ऐसी बिगड़ी हुई होगी जो वापस ट्रैक पर आने में, सुधरने में बड़ा टाइम लगेगा? घर बैठ के ऐसी आदतें बिगड़ी है कुछ तो। बिल्कुल अनिल जी, ये तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। थिंकिंग पैटर्न, वर्किंग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न, ये सब ऐसा मतलब अजीब सा लगेगा। लेकिन अनिल जी, लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ कि मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ अनिल जी। तो आपने एक बार पूछा था कि आप बिग बॉस कैसे देखते हैं, तो मैं आप सबको वो रिलेट करके बताता हूँ कि बिग बॉस हाउस के अंदर सब बैठे हुए हैं और आपका मतलब हम तो फिर भी टीवी देख रहे हैं, मोबाइल है, सबसे बात कर रहे हैं। तो बिग बॉस हाउस में जब सब कहते हैं ना कि सब वो फैब्रिकेटेड है, स्क्रिप्टेड है, तो जिस तरह की वो फ्रस्ट्रेशन और वो होती है ना, वो निकल के आती है। तो एक्चुअली वो बिग बॉस हाउस बना हुआ है सर सबका। लेकिन बंसल जी एक चीज ध्यान में रखिएगा, बाकी सब ठीक है। लॉकडाउन जब खुलेगा, जब आप स्टूडियो आकर शो करेंगे तो सूट आपको पूरा पहनना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी आप लाइफ एंजॉय करिए, वीकेंड बनाइए, मजे करिए, और फिर सोमवार को आप सबसे होगी फिर से मुलाकात। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, नितिन जी और आशु सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और दीप आपका भी शुक्रिया। पूरे हफ्ते बढ़िया इनिंग आपने भी खेली है हमारे साथ में, और ये हफ्ता तो खैर ऐतिहासिक रहा है कई मायनों में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली जरूर देखा होगा ये शो। अगर मिस किया हो तो इस वीकेंड पर फिर से आपको एक मौका मिलेगा। लेकिन आज शाम को 6 बजे हम एक बेहद खास कार्यक्रम करने जा रहे हैं इसी पर, ऑपरेशन हफ्ता वसूली जो हमने किया। उसके बाद पूरा लोन देने वाली जो ये कंपनियां हैं ये अब एक्शन में आ रही है और अब रिकवरी एजेंट्स पर लगाम लगा रही है, उन्हें मना कर रही है, पेनल्टी वेव कर रही है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन उसके बावजूद कंज्यूमर के तौर पर, कस्टमर के तौर पर आपको ये जानना जरूरी कि आपके हक क्या है। आप अगर परेशान हैं इन कंपनियों से तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज शाम का 6 बजे का शो मिस मत करिएगा। इस शो में हम बताएंगे कि आपके अधिकार, आपके राइट्स, आपके हक क्या हैं, और अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। ये स्पेशल शो है आज शाम 6 बजे का, जिसे आपको मिस नहीं करना है। ओके, तो ये है आज का। चलिए आपसे लेंगे विदा, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी मार्केट के एक्शन के साथ। मृत्युंजय, हमारे यहाँ तेजी है तो आपका सोना ढीला हो गया? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, आज जो हफ्ते की समाप्ति हो रही है कमोडिटी मार्केट की वो ठीक नहीं हो रही है। सिर्फ गोल्ड ही नहीं गिरा हुआ है बल्कि क्रूड जो है अब तक के ऑल टाइम लो पर है, ऑल टाइम लो पर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। और इसके अलावा सर एग्री मार्केट भी काफी टूटा हुआ है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि लोगों को निराश नहीं होना है। अच्छा, वो ठीक है, वो मेरा मार्केट में इंटरेस्ट खत्म हो गया। सुनिए नहीं, अभी मेरा मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। आपके मार्केट में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका भी आजकल?
हाँ बिल्कुल सर। हाँ दीपांशु, आपने भी पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सुना थोड़ा? नहीं सर, मेरा थोड़ा मिस हो गया, क्या था सर? अरे अरे मैं तुझे जरा बताइए। घर में बच्चे हैं सर, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ एम्बियंस आता होगा तो। नहीं, यही तो खुशी के पल है। देखिए बच्चों के ये नसीब वाले होते हैं जिनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती है। तो बढ़िया है, आप शो भी करिए, उनका भी ध्यान रखिए और मार्केट का भी ध्यान रखिए।